क्विक आईएएस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक आईएएस में आपका स्वागत है। हमारे चैनल द्वारा लगातार एनसीईआरटी क्लास आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। ये एनसीईआरटी क्लास 8 में सामाजिक और राजनीतिक जीवन पार्ट 3 है, जिसे हम पॉलिटी कहते हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। जो ये वीडियो है, इसमें भारतीय न्यायपालिका के बारे में बताया गया है, न्यायपालिका कैसे काम करती है, और जो हमारे समाज का सबसे पिछड़ा वर्ग है, जैसे आदिवासी हैं, जनजातियां हैं जिसे हम कहते हैं, या फिर वो जो है आपके जो है अनुसूचित जातियां हैं, और या फिर अल्पसंख्यक हैं, उनके पिछड़ेपन के क्या कारण हैं और उनके पिछड़ेपन को दूर करने के लिए सरकार क्या उपाय करती है, हमारे संविधान में क्या प्रावधान किए गए हैं, इस चैप्टर में पूरा चीज़ बताया गया है। अच्छे से वीडियो देखिएगा, पूरे वीडियो को देखिएगा। कहीं कोई डाउट होता है कमेंट करके पूछिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक वीडियो कमेंट में शेयर कर दूंगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको वहाँ PDF भी मिल जाएगा, वहाँ डेली टेस्ट होता है, तो आप डेली टेस्ट भी दे सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। और आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, जिससे जो है आपको ये वीडियो का नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहे। हम लोग शुरू करते हैं सीधे लेसन की ओर। ये क्लास 8 एनसीईआरटी का जो है तीसरी इकाई है, तीसरी यूनिट है। इसमें हम न्यायपालिका के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारी न्यायपालिका है वो क्या काम करती है, न्यायपालिका गठन कैसे हुआ है, और न्यायपालिका जो है किस तरह से जो है अपने अधिकारों का उपयोग करती है, हमें इसके बारे में पढ़ना है। 5वां चैप्टर है क्लास 8 एनसीईआरटी का, न्यायपालिका। ठीक है, तो न्यायपालिका जो हमारी है उसमें सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के बाद जो है हाई कोर्ट, और फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, जिसे हम निचली अदालत कहते हैं। ठीक है, लिखा है न्यायपालिका की भूमिका क्या है। तो ये सरकार का ये भी एक अंग माना जाता है, लेकिन संविधान की रक्षा करने का दायित्व किसके पास है, हमारी न्यायपालिका के पास है। तो लिखा है अदालतें बहुत सारे मुद्दों पर फैसले सुनाती हैं। वो यह तय कर सकती हैं कि शिक्षकों को विद्यार्थियों की पिटाई नहीं करनी चाहिए। वह राज्यों के बीच नदियों के पानी के बंटवारे पर फैसला दे सकती हैं। वह किसी अपराध के लिए लोगों को सजा दे सकती है। न्यायपालिका के कामों को मोटे तौर पर निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। जो इंपॉर्टेंट बात यहाँ लिखी गई है, ये आपको किसी किताब में कहीं कोई नहीं बताएगा, ना कहीं मिलेगा जल्दी। ठीक है, जो एनसीईआरटी में लिखा गया है। न्यायपालिका की क्या भूमिका होती है, इसमें आप देख सकते हैं कि चाहे कोई भी विवाद हो, चाहे वो राज्यों के बीच विवाद हो, दो व्यक्तियों के बीच विवाद हो, दो संस्थाओं के बीच विवाद हो, केंद्र राज्य के बीच विवाद हो, सबका निपटारा कहीं न कहीं किसके माध्यम से होता है, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से। न्यायपालिका हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के माध्यम से होता है। तो न्यायपालिका कैसे जो है मामलों को देखती है, अपने काम को देखती है, हमें यही समझना है। तो लिखा हुआ है विवादों का निपटारा, न्यायिक व्यवस्था नागरिक व सरकार, दो राज्य सरकारों, केंद्र राज्य सरकारों के बीच पैदा होने वाले विवादों को हल करने की क्रिया विधि मुहैया कराती है। कौन कराता है ये? तो ये हमारा न्यायपालिका कराती है। तो जो हमारी न्यायिक व्यवस्था है, चाहे वो नागरिकों के बीच विवाद हो, नागरिक सरकार के बीच विवाद हो, दो राज्यों के बीच विवाद हो, केंद्र राज्य के बीच विवाद हो, सबको जो है न्याय प्रदान करने का, विवाद को हल करने का काम न्यायपालिका का है। दूसरा है न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा मतलब होता है जुडिशियल रिव्यू, जो है ये आर्टिकल 13 में दिया गया है। ठीक है, इसमें यह कहा गया है कि संविधान की व्याख्या का अधिकार मुख्य रूप से न्यायपालिका के पास ही है। ठीक है, तो अगर संविधान के खिलाफ कोई कानून बनता है तो वो रिव्यू करती है, समीक्षा करती है, और उस कानून का अगर जो है सही तरीके से पालन नहीं हुआ है, संविधान की जो है मूल ढांचा का अगर उल्लंघन हो रहा हो, तो कानून को रद्द कर सकती है हमारी न्यायपालिका। उसी को हम क्या कहते हैं, न्यायिक समीक्षा। तो उसी परिभाषा को यहाँ लिखा हुआ है। कितनी इंपॉर्टेंट बात लिखा है कि न्यायिक समीक्षा क्या है। तो लिखा है संविधान की व्याख्या का अधिकार मुख्य रूप से न्यायपालिका के पास ही होता है। इस नाते यदि न्यायपालिका को ऐसा लगता है कि संसद द्वारा पारित किया गया कोई कानून संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है, तो वह उस कानून को रद्द कर सकती है। इसे न्यायिक समीक्षा कहा जाता है। तो अगर याद रखना, हमारी जो न्यायपालिका है, अगर संसद द्वारा या विधानमंडल द्वारा अगर कोई कानून बनाया जाता है, तो अगर वो मूल ढांचे, संविधान के मूल ढांचे को उल्लंघन करता है, तो उस कानून को रद्द करने का अधिकार किसके पास है? न्यायपालिका के पास। इसी को न्यायिक समीक्षा कहते हैं। कानून की रक्षा और मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन, ये हमारी न्यायपालिका का सबसे महत्वपूर्ण कामों में से एक है। लिखा है कि अगर देश के किसी भी नागरिक को ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, तो वह सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में जा सकता है। याद रखना, अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, तो वो सर्वोच्च न्यायालय में आर्टिकल 32 के तहत जा सकता है, और अगर उच्च न्यायालय में जाना है उसे मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामले में, तो आर्टिकल 226 है। ये बात याद रखना। ठीक है, उदाहरण के लिए आप क्लास 7 की किताब में आपने हाकिम शेख के बारे में पढ़ा था, जो एक खेतिहर था। वो
चलती हुई ट्रेन से गिरकर घायल हो गए थे। जब कई अस्पतालों ने उनका इलाज करने से इनकार कर दिया तो उनकी हालत काफी खराब हो गई। इसी मामले की सुनवाई के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया कि सर्वोच्च की संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रत्येक नागरिक को जीवन का मौलिक अधिकार दिया गया। तो आपको यह भी पता चल गया कि आर्टिकल 21 में क्या दिया गया है, तो हर व्यक्ति को जीवन का मौलिक अधिकार दिया गया है और इसमें स्वास्थ्य का अधिकार भी शामिल है। याद रखना, जीवन जीने के अधिकार में ही स्वास्थ्य का अधिकार शामिल है। अगर आपको कोई इलाज नहीं मिलता है तो आप इस आधार पर भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन मान के आप सुप्रीम कोर्ट या जो है न्यायालय में जा सकते हैं। ठीक है, तब क्या हुआ, फलस्वरूप न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सरकार को आदेश दिया कि वह अस्पतालों की लापरवाही के कारण हाकिम शेख को जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा दे। सरकार को यह आदेश भी दिया गया कि वह प्राथमिक स्वास्थ्य व्यवस्था की रूपरेखा तैयार करे और उसमें आपात स्थितियों में रोगियों के इलाज पर विशेष ध्यान दे। तो याद रखना, जब किसी को कोई न्याय नहीं मिलता है, चाहे वो किसी प्रकार का न्याय हो, तो अगर उसके साथ भेदभाव है तो हम कहीं ना कहीं, हमारी न्यायपालिका बैठी हुई है और हमें जो है न्याय देने के लिए काम करती है। तो हाकिम शेख को भी न्याय मिला और उनको मुआवजा देना पड़ा। ये हमारी सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है। लिखा है कि यह भारत का सर्वोच्च न्यायालय है। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी। उसी दिन हमारा देश गणतंत्र बना था। अपने पूर्ववर्ती फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, जब कब बना था फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, तो 1937 में बना था, 1935 के अधिनियम के तहत, जो 1949 तक काम किया। यह न्यायालय भी पहले संसद भवन के भीतर चैम्बर ऑफ प्रिंसेस में हुआ करता था। इसे 1958 में इस इमारत में हस्तांतरित कर दिया गया। तो ये इमारत कब बनी है, 1958 में। अक्सर देखा होगा आप न्यूज़पेपर जो पढ़ते हैं तो इसी बिल्डिंग को दिखाया जाता है जो सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है स्वतंत्र न्यायपालिका क्या होती है। स्वतंत्र न्यायपालिका का मतलब यह होता है कि न्यायपालिका जब कोई काम करती है तो उसमें कोई दबाव ना हो, सरकार का दबाव ना हो, किसी नेता का दबाव ना हो, और ये जो है स्वतंत्र रूप से काम कर सके, तो इसी को कहते हैं स्वतंत्र न्यायपालिका कहते हैं। तो आगे हम पढ़ते हैं कि स्वतंत्र न्यायपालिका क्या होती है। तो लिखा है, कल्पना कीजिए कि यदि एक ताकतवर नेता ने अपने परिवार की जमीन पर कब्जा कर लिया है। आप एक ऐसी व्यवस्था में रहते हैं जहां नेता किसी न्यायाधीश को उसके पद से हटा सकते हैं या उसका तबादला कर सकते हैं। जब आप इस मामले को अदालत में ले जाते हैं तो न्यायाधीश भी नेता की हिमायत करता दिखाई देता है। अक्सर ऐसा होता भी है। ठीक है, नेताओं का न्यायाधीश पर जो नियंत्रण रहता है उसकी वजह से न्यायाधीश स्वतंत्र रूप से फैसले नहीं ले पाते हैं। स्वतंत्रता का यह अभाव न्यायाधीशों की इस बात के लिए मजबूर कर देता है कि वह हमेशा नेता के ही पक्ष में फैसला सुनाए। हम ऐसे बहुत सारे किस्से जानते हैं जहां अमीर और ताकतवर लोगों ने न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास किया है, लेकिन भारतीय संविधान इस तरह की दखलंदाजी को स्वीकार नहीं करता है। ठीक है, इसलिए हमारे संविधान में न्यायपालिका को पूरी तरह स्वतंत्र रखा गया है कि वो स्वतंत्र तरीके से काम करेगी। उस पर किसी तरह किसी नेता किसी का दबाव नहीं रहेगा। आगे लिखा है, इस स्वतंत्रता का एक पहलू है शक्तियों का बंटवारा। जब विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में शक्तियों का बंटवारा हो जाता है तो एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। लिखा हुआ है, इस स्वतंत्रता का एक पहलू है शक्तियों का बंटवारा। जैसा कि आपने पहले अध्याय में पढ़ा है कि यह हमारे संविधान का एक बुनियादी पहलू है। इसका मतलब यह है कि विधायिका और कार्यपालिका जैसी सरकारें सरकार की अन्य शाखाएं न्यायपालिका के काम में दखल नहीं दे सकती। तो याद रखना, जब न्यायपालिका कोई काम करती है तो विधायिका और कार्यपालिका उसमें कोई दखल नहीं देती है। ठीक है, अदालतें सरकार के अधीन नहीं है। ये भी बात याद रखना कि जो हमारी अदालतें हैं वो सरकार के अधीन नहीं है और ना ही वह सरकार की ओर से काम करती हैं। ठीक है, उनका काम क्या है, लोगों को न्याय देना, संविधान की रक्षा करना। वो सरकार की ओर से काम नहीं करती हैं, सरकार की योजनाओं को लागू नहीं करती हैं। ये बात याद रखना। आगे कह रहा है कि शक्तियों के इस बंटवारे को दुरुस्त जो है रखने के लिए यह भी महत्वपूर्ण है कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति में सरकार की अन्य शाखाओं का कोई दखल ना हो। इसीलिए एक बार नियुक्ति हो जाने के बाद किसी न्यायाधीश को हटाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो आपको पता होगा कि न्यायाधीशों को कैसे हटाया जाता है, महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा। इसलिए न्यायाधीशों को हटा पाना अब आसान काम नहीं है। इसीलिए न्यायाधीशों को एक तरह से स्वतंत्रता मिल जाती है कि हमें जो है हम निष्पक्ष काम कर सके, क्योंकि हमारे ऊपर किसी का दबाव नहीं है। इसी को हम कह सकते हैं स्वतंत्र न्यायपालिका कहते हैं। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि न्यायपालिका की यह स्वतंत्रता अदालतों को भारी ताकत देती है। इसके आधार पर वह विधायिका और कार्यपालिका द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग को
रोक सकती है। तो अगर विधायिका मतलब संसद और कार्यपालिका कोई अगर अपनी शक्ति का दुरुपयोग करता है तो न्यायपालिका उस पर क्या कर देती है, रोक लगा देती है। ठीक है। न्यायपालिका देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा में भी अहम भूमिका निभाती है, क्योंकि अगर किसी को लगता है कि उसके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो अदालत में जा सकता है। ये भी होता है। भारत में अदालतों की संरचना कैसी है? हमारे यहाँ जो अदालतें हैं उनकी संरचना कैसी है? तो याद रखना, हमारे यहाँ अदालतें 3 प्रकार की हैं। सबसे ऊपरी पायदान पे है सुप्रीम कोर्ट, बीच में हाई कोर्ट और सबसे निचले पायदान पर है निचली अदालत, जिसे हम जिला न्यायालय, जिला अदालत कहते हैं या अधीनस्थ न्यायालय कहते हैं। इसी को हम सत्र न्यायालय भी कहते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है भारत में अदालतों की मतलब संरचना कैसी है। तो लिखा है हमारे देश में 3 अलग अलग स्तर पर अदालतें होती हैं। निचले स्तर पर बहुत सारी अदालतें होती है। सबसे ऊपरी स्तर पर केवल एक अदालत है। जिन अदालतों से लोगों का सबसे ज्यादा ताल्लुक होता है उन्हें हम अधीनस्थ न्यायालय या जिला अदालत कहते हैं, जो हर जिले में होता है। ये अदालतें आमतौर पर निचले या तहसील के स्तर पर या किसी शहर में होती हैं। ये बहुत तरह के मामलों की सुनवाई करती हैं। प्रत्येक राज्य जिलों में बटा होता है। प्रत्येक जो राज्य क्या है, हर जिले में बटा हुआ है और हर जिले में एक न्यायालय, एक न्यायाधीश होता है। तो याद रखना, हर जिले में न्यायालय होता है, हर जिले में न्यायाधीश होता है जो काम करता है। प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होता है या अपने राज्य की सबसे ऊंची अदालत होती है। उच्च न्यायालयों के ऊपर सर्वोच्च न्यायालय होता है या देश की सबसे बड़ी अदालत है जो नई दिल्ली में स्थित है। देश के मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के मुखिया होते हैं और सर्वोच्च न्यायालय के फैसले देश के बाकी सारी अदालतों को मानने पड़ते हैं। अगर कोई सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दे दिया तो उसको जो है सारे जो है अदालतों को मानना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है। अब यहाँ समझ सकते हैं कि अगर हम इसको एक संरचना के रूप में देखें तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट है, यहाँ पर हाई कोर्ट है और यहाँ पर जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया जिसे हम अधीनस्थ न्यायालय या फिर हम सत्र न्यायालय कहते हैं। तो ये हमारे न्यायपालिका है जो एकल न्यायपालिका है और 3 स्तरों पर ये बटी हुई है और लोगों को न्याय इसी तरह से मिलता है। ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिखा है क्या विभिन्न स्तरों की ये अदालतें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं? जी हाँ। भारत में हमारे पास एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है। अगर आपसे कोई भी पूछा जाए कि भारत में न्यायिक व्यवस्था कैसी है तो एकीकृत न्यायिक व्यवस्था, ये बात याद रखना। इसका मतलब यह है कि ऊपरी अदालतों के फैसले नीचे की सारी अदालतों को मान्य होते हैं। ठीक है। एकीकृत अदालत का मतलब यह हो गया कि जो ऊपर की अदालत है उसके फैसले को क्या करना होगा, निचली अदालत को मानना होगा। अगर मान लीजिए कि अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अगर कोई निर्णय देता है तो हाई कोर्ट को मानना होगा, हाई कोर्ट को निर्णय देता है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को मानना होगा, ये बात याद है। लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को अगर निर्णय देता है तो उसे हाई कोर्ट नहीं मानेगा, ये उल्टा हो जाएगा। ठीक है। आगे लिखा है इस एकीकरण को समझने के लिए अपील की व्यवस्था को देखा जा सकता है। ठीक है। इसके पहले ऊपर देख लीजिएगा, लिखा है कि इसका मतलब यह है कि ऊपरी अदालतों को फैसले नीचे अदालतों को सारी अदालतों को मानना होगा। मैंने बता दिया। इस एकीकरण को समझने के लिए अपील की व्यवस्था को देखा जा सकता है। अगर कोई अपील करता है मुकदमे के लिए तो एकीकृत न्यायपालिका कैसे काम करती है, इसी को समझाया गया। कितने अच्छे समझाया गया है। अगर आप इसको समझ जाएंगे तो आपको फिर और कहीं पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इतना अच्छे से एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि निचली अदालत द्वारा दिया गया फैसला सही नहीं है तो वह उससे ऊपर की अदालत में अपील कर सकता है। जैसे मान लो कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में को केस हार गया, उसको लगता है कि हमारे साथ अन्याय हुआ है तो वो हाई कोर्ट जा सकता है सीधे। हाई कोर्ट में अगर हार गया तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। तो एकीकृत न्यायपालिका यही है कि एक के बाद एक स्तर पे हम जा सकते हैं अपील के मामले में। अपील की व्यवस्था को समझने के लिए आइए एक मुकदमे पर विचार करें। यह राज्य दिल्ली प्रशासन बनाम लक्ष्मण कुमार और अन्य का मुकदमा है जो निचली अदालत में से सर्वोच्च न्यायालय तक लड़ा गया। एक उदाहरण दिया गया है, लिखा है, इसे आप और अच्छे समझ जाएंगे। 1980 के फरवरी महीने में लक्ष्मण कुमार ने 20 वर्षीय सुधा गोयल से विवाह किया था। वह दिल्ली में एक फ्लैट में रहते थे जहां लक्ष्मण के भाई और उनके परिवार भी रह रहे थे। 2 दिसंबर 1980 को सुधा की अस्पताल में मौत हो गई। वह जली हुई थी। सुधा के घर वालों ने अदालत में मुकदमा दायर किया। जब निचली अदालत के सामने यह मुकदमा आया तो 4 पड़ोसियों को भी गवाह के लिए तौर पर बुलाया गया। पड़ोसियों ने अपने बयान में कहा कि 1 दिसंबर की रात को उन्होंने सुधा की चीख सुनी थी और मामला जानने के लिए वे बलपूर्वक लक्ष्मण के घर पहुंचे थे। वहां उन्होंने देखा कि सुधा की साड़ी से आग
की लपटें उठ रही थी। उन्होंने सुधा को एक बोरे और कंबल में लपेटकर आग बुझाई। सुधा ने उन्हें बताया कि उसकी सास शकुंतला ने उसके ऊपर मिट्टी का तेल डाला था और लक्ष्मण कुमार ने आग लगाई थी। मुकदमे के दौरान सुधा के परिवार वालों और एक पड़ोसी ने कहा, इसे बहुत आजकल हो भी रहा है बेटा, ठीक है, लिखा है कि सुधा के ससुराल वाले उनके साथ बहुत ज्यादा मारपीट करते थे। उनकी मांग थी कि पहले बच्चे के पैदा होने पर उन्हें एक बड़ी रकम, एक स्कूटर और एक फ्रिज दिया जाए। मतलब एक दहेज का मामला ये हो गया, ठीक है। और दहेज के मामले के कारण ही लड़कियां आजकल बहुत ज्यादा परेशान भी रहती हैं। शुरू में सब अच्छा रहता है, लेकिन धीरे धीरे सब खराब होता चला जाता है। अपने बचाव में लक्ष्मण और उसकी मां ने कहा कि सुधा दूध गर्म कर रही थी, तभी उसकी साड़ी में आग लग गई। और इन सभी बयानों और साक्ष्यों के आधार पर निचली अदालत ने लक्ष्मण और उसकी मां शकुंतला और सुधा के जेठ जो है सुभाष चंद्र को दोषी करार दिया और तीनों को मौत की सजा सुना दी गई। कहां पे सुनाई गई? निचली अदालत में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। 1983 के नवंबर महीने में तीनों आरोपियों ने इस फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील दायर कर दी। दोनों तरफ के वकीलों के तर्क सुनने के बाद उच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि सुधा की मौत एक दुर्घटना थी। वह मिट्टी के तेल से जलने वाले स्टोव से जली थी। अदालत ने लक्ष्मण, शकुंतला और सुभाष चंद्र तीनों को बरी कर दिया। तो याद रखना, निचली अदालत में सजा मिल गई, लेकिन कुछ दिन के बाद, जो 83 में क्या हुआ, 3 साल के बाद तीनों को जो है उच्च न्यायालय ने बरी घोषित कर दिया। क्यों बरी घोषित कर दिया? उसने कह दिया तर्क के आधार पर कि मिट्टी के स्टोव से आग लगी थी, इसलिए मिट्टी का तेल उसके शरीर पे पड़ गया होगा। फिर आगे, शायद आपको कक्षा 7 की किताबें महिला आंदोलन पर केंद्रित चित्र निबंध याद होगा। उसमें आपने पढ़ा था कि 1980 के दशक में देश भर के महिला संगठन दहेज हत्याओं के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। उन्हें इस बात पर दुख था कि अदालतें इस घटना की मतलब किस तरह की घटनाओं में दोषियों को दंडित नहीं कर पा रही हैं। उच्च न्यायालय के उपरोक्त फैसले से ऐसी जागरूक महिलाओं को काफी परेशान कर दिया। उन्होंने कई जगह धरना प्रदर्शन किया। उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में एक और अपील दायर कर दी गई। अब आप देख सकते हैं कि पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से कहां आया गया? हाई कोर्ट। अब हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए महिला आंदोलन करके। अब क्या हुआ? यह अपील इंडियन फेडरेशन ऑफ वीमेन लाइट्स नामक संगठन की तरफ से दायर किया गया कि नहीं, लक्ष्मण जो है और उसकी मां ही दोषी हैं। फिर 2 साल बाद क्या हुआ? 1985 में सर्वोच्च न्यायालय ने लक्ष्मण और उसकी मां और भाई को बरी करने के फैसले के खिलाफ अपील पर सुनवाई शुरू कर दी। वकीलों के तर्क सुनने के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया वह उच्च न्यायालय के फैसले से अलग था। इसका मतलब है कि उच्च न्यायालय के फैसले को फिर पलट दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने लक्ष्मण और उसकी मां को तो दोषी पाया, लेकिन सुभाष चंद्र को आरोपी से बरी कर दिया क्योंकि उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं थे। सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुना दी। अब आप समझ सकते हैं कि एक ही केस तीनों स्तर पे गया, मामला एक ही है लेकिन 3 स्तर पे सुनवाई हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पर, हाई कोर्ट पर, सुप्रीम कोर्ट पर। इसी पूरे व्यवस्था को हम कहते हैं एकीकृत न्याय व्यवस्था कहते हैं, ठीक है। यहाँ कुछ चीजें पहले वो दी गई थी, उसको हम देख लेते हैं। यहाँ है मद्रास उच्च न्यायालय। याद रखना, आज मद्रास का नाम चेन्नई हो गया है, लेकिन फिर भी आज भी वहां के कोर्ट को हम, हाई कोर्ट को हम मद्रास उच्च न्यायालय ही कहते हैं। ये बात याद रखना। यहाँ क्या लिखा है उच्च न्यायालय के बारे में? याद रखना, हमारे देश में वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय हैं। लिखा है उच्च न्यायालयों की स्थापना सबसे पहले 1862 में कलकत्ता, बंबई और मद्रास में की गई थी। तो सबसे पहला उच्च न्यायालय 1862 में स्थापित किया गया था कलकत्ता में, फिर बंबई में, फिर मद्रास में स्थापित किया गया, जो तीनों प्रेसिडेंसी शहर थे। दिल्ली उच्च न्यायालय का गठन 1966 में हुआ। आज देश भर में 24 उच्च न्यायालय नहीं, अब 25 हो गए हैं। ये बात याद रखना। अभी आंध्र प्रदेश में लेटेस्ट बना है। बहुत सारे राज्यों के अपने उच्च न्यायालय हैं, जबकि पंजाब हरियाणा का एक साझा उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में स्थित है। दूसरी तरफ 4 राज्यों असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के लिए गुवाहाटी में एक ही उच्च न्यायालय रखा गया है, क्योंकि वो राज्य छोटे हैं, वहां जनसंख्या भी कम है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का एक साझा उच्च न्यायालय हैदराबाद में है, लेकिन अब वही अलग बन गया है अमरावती में, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा लोगों के नजदीक पहुंचने के लिए कुछ उच्च न्यायालयों की राज्य के अन्य हिस्सों में शाखाएं होती, जिसे हम पीठ कहते हैं, खंडपीठ कहते हैं। याद रखना, जैसे उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ है? वो इलाहाबाद में है, लेकिन उसका खंडपीठ कहाँ है? तो वो लखनऊ में है। तो जिला बड़ा होता, मतलब राज्य बड़ा होता है, तो हाई कोर्ट के कई शाखाएं होती हैं। ये बात याद रखना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ लिखा है विधि व्यवस्था की विभिन्न शाखाएं कौन सी हैं? जो विधि व्यवस्था होती है उसकी शाखाएं कौन कौन सी हैं? तो लिखा है
दहेज हत्या का एक मामला समाज के विरुद्ध अपराध की श्रेणी में आता है। याद रखना, अगर दहेज हत्या कोई मामला आ जाता है तो समाज के विरुद्ध अपराध की श्रेणी में आता है या आपराधिक या फौजदारी कानून का उल्लंघन है। याद रखना, जब किसी की हत्या हो जाए या किसी का मर्डर हो जाए, मारपीट हो जाए, तो उसे हम फौजदारी कानून के अंतर्गत सुनवाई करते हैं, उसे हम आपराधिक भी कहते हैं। फौजदारी कानून के अलावा हमारी विधि व्यवस्था दीवानी कानून या सिविल लॉ से संबंधित मामलों को भी देखती है। तो हमारे यहाँ जो कोर्ट होता है वो दो प्रकार का होता है, फौजदारी कोर्ट और दीवानी कोर्ट होता है। दीवानी कोर्ट में क्या होता है, कोई चालान से जुड़ा मामला हो गया या फिर जो है किसी के ऊपर कोई भू राजस्व से जुड़ा हुआ मामला हो गया, लगान से जुड़ा हुआ मामला हो गया, तो उसकी सुनवाई कहाँ होती है, दीवानी कानून द्वारा, मतलब दीवानी कानून में होती है। दोनों में क्या अंतर है, नीचे समझाया गया है कि फौजदारी में किसकी सुनवाई होती है और दीवानी में किसकी सुनवाई होती है। इसी चीज को समझने के लिए जो है यहाँ एनसीईआरटी में जो बातें दी गई हैं वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। कितनी इंपॉर्टेंट बातें यहाँ बताई गई हैं, और अच्छे अच्छे लोग फौजदारी और दीवानी अदालत में फर्क नहीं बता पाते हैं, जो यहाँ पर आपको बताया गया है। किसमें, एक एनसीईआरटी में लिखा है। फौजदारी कानून में क्या क्या होता है, या ऐसे मतलब व्यवहार या क्रियाओं से संबंधित है जिन्हें कानून में अपराध माना जाता है। उदाहरण के लिए चोरी, दहेज के लिए औरतों को तंग करना और हत्या, ये सब के मामले कहाँ होते हैं, तो फौजदारी कोर्ट में सुने जाते हैं। इसमें सबसे पहले आमतौर पर प्रथम सूचना रिपोर्ट, प्राथमिक एफआईआर दर्ज कराई जाती है। इसके बाद पुलिस अपराध की जांच करती है और अदालत में केस फाइल कर देती है। अगर व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसे जेल भेजा जाता है और अगर उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। दीवानी क्या काम करता है, इसका संबंध व्यक्ति विशेष के अधिकारों के उल्लंघन या अवहेलना से होता है। उदाहरण के लिए जमीन की बिक्री हो, चीजों की खरीदारी हो, किराया हो, तलाक आदि से संबंधित विवाद होता है। तो तलाक लेना है तो दीवानी में जाना होगा, दहेज का मामला फौजदारी में आ जाएगा। कितनी इंपॉर्टेंट बात यहाँ बताई गई है। प्राथमिक पक्ष की ओर से न्यायालय में एक याचिका दायर की जाती है। अगर मामला किराए से संबंधित है तो मकान मालिक या किराएदार मुकदमा दायर कर सकता है। अदालत जो है राहत की व्यवस्था करती है। उदाहरण के लिए अगर मकान मालिक और किराएदार के बीच विवाद है तो अदालत का यह आदेश दे सकती है कि किराएदार मकान को खाली करे और बकाया जो है चुकाए। तो ये फैसला होता है। याद रखना, फौजदारी अलग होता है और दीवानी का कोर्ट अलग होता है, ये हर जगह पे होता है। ठीक है, लिखा है आगे, लिखा है कि क्या हर व्यक्ति अदालत की शरण में जा सकता है, मतलब कि अदालत में जाने के लिए क्या हर व्यक्ति मतलब उसके लिए अधिकार है या नहीं है। तो लिखा है सिद्धांतः भारत के सभी नागरिक देश के न्यायालयों की शरण में जा सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक नागरिक को अदालत के माध्यम से न्याय मांगने का अधिकार है। याद रखना, प्रत्येक नागरिक को अदालत के माध्यम से न्याय मांगने का अधिकार है, जैसा कि आपने पीछे पढ़ा है। न्यायालय हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर किसी नागरिक को ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो वह न्यायालय के लिए अदालत में जा सकता है। अदालत की सेवाएं सभी के लिए उपलब्ध हैं, लेकिन वास्तव में गरीबों के लिए अदालत में जाना काफी मुश्किल साबित होता है। ये भी याद रखना, क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो कानूनी प्रक्रिया में भाग ले सके, उनके पास पैसा नहीं है। कानून प्रक्रिया में न केवल काफी पैसा और कागजी कार्यवाही की जरूरत पड़ती है, बल्कि उसमें समय भी बहुत लगता है। अगर कोई गरीब आदमी पढ़ना लिखना नहीं जानता और उसका पूरा परिवार दिहाड़ी मजदूर चलता है तो अदालत में जाने और इंसाफ पाने की उम्मीद उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि बहुत खर्चीला है। तो जाहिर सी बात है, न्यायालय सबके लिए खुला है लेकिन लोग वहां पहुंच नहीं पाते हैं। सबसे बड़ा कारण है गरीबी। ठीक है, जागरूकता की कमी। लिखा है इसी बात को ध्यान में रखते हुए 1980 के दशक में सर्वोच्च न्यायालय ने जनहित याचिका PIL की व्यवस्था कर दी। ठीक है, जनहित याचिका मतलब होता है कि जो है जनहित मतलब जनता के हित में अगर कोई निर्णय लेना हो तो सुप्रीम कोर्ट उसके लिए काम करती है, मतलब कोई आम आदमी भी जा सकता है। तो लिखा है इस तरह सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय तक ज्यादा से ज्यादा लोगों की पहुंच स्थापित करने के लिए यह प्रयास किया। न्यायालय ने किसी व्यक्ति या संस्था को ऐसे लोगों की ओर से जनहित याचिका दायर करने का अधिकार दिया है जिनके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। यह याचिका सर्वोच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में दायर की जा सकती है। न्यायालय ने कानूनी प्रक्रिया को बेहद सरल बना दिया है। ठीक है, अब क्या हो गया है, याचिका होने से अब न्यायिक प्रक्रिया क्या हो गई, बिल्कुल सरल हो गई है। आगे लिखा है अब सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के नाम भेजे गए पत्र या तार टेलीग्राम को भी जनहित याचिका माना जा सकता है। अगर आप कोई
अगर आप कोई चीज न्यायालय नहीं पहुंच सकते हैं तो एक पत्र लिख करके सर्वोच्च न्यायालय को दे सकते हैं, मतलब टेलीग्राम भी कर सकते हैं, मतलब पत्र लिख सकते हैं, और उसके माध्यम से भी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट अब करने लगा है। ये भी कहीं न कहीं गरीब लोगों के लिए ये बहुत बड़ा बलिदान, मतलब वरदान है। शुरुआती मामलों में जनहित याचिका के माध्यम से बहुत सारे मुद्दों पर लोगों को न्याय दिलाया गया। बंधुआ मजदूरों को अमानवीय श्रम से मुक्ति दिलाने और बिहार में सजा कटने के बाद भी रिहा नहीं किए गए कैदियों को रिहा करवाने के लिए जनहित याचिका का ही इस्तेमाल किया गया था। क्या आप जानते हैं कि सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में बच्चों को दोपहर का भोजन मिलता है, मिड डे मील दिया जाता है। उसकी व्यवस्था भी एक जनहित याचिका के फलस्वरूप ही हुई थी। दाईं ओर दिए गए चित्र में आप देख सकते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि जो जनहित याचिका है वही उसी के माध्यम से कोर्ट में लोग गए थे और कोर्ट ने सुनवाई करके और सरकार को आदेश दिया कि आप जो है बच्चों को खाने की व्यवस्था करो, तब मिड डे मील योजना शुरू की गई थी। आगे लिखा है, आम आदमी के लिए अदालत तक पहुंचना ही न्याय तक पहुंचना होता है। अगर आप अदालत तक पहुंच गए तो कहीं न कहीं आप न्याय तक पहुंच गए हैं। अदालतें नागरिकों के मौलिक अधिकारों की व्यवस्था में एक अहम भूमिका निभाती हैं, जैसा आपने उपरोक्त न्याय उदाहरण में देखा है। अदालत ने ही संविधान के उद्देश्य अनुच्छेद 21, याद रखना, अदालत ने ही संविधान के अनुच्छेद 21 की व्याख्या करने के बाद यह कहा है कि जीवन के अधिकार में भोजन का अधिकार भी शामिल है। अब आपसे पूछा जाएगा कि भोजन का अधिकार किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 21 में है, ये बात याद रखना। इसीलिए अदालत ने राज्य को आदेश दिया है कि वह दोपहर के भोजन की योजना, मिड डे मील सभी, मतलब सही सभी लोगों को भोजन मुहैया कराने के लिए आवश्यक कदम उठाए। तब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये नियम लागू किया गया। लेकिन अदालत के कुछ फैसले ऐसे भी होते हैं जिन्हें लोग आम आदमी के लिए जो है नुकसानदेह मानते हैं। उदाहरण के लिए गरीबों के आवास अधिकार जैसे मुद्दों पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं का मानना है कि बस्तियों, झुग्गी झोपड़ियों को बेदखल करने के बारे में अदालत द्वारा दिए गए हाल के फैसले पुराने फैसले के विरुद्ध हैं। हाल के मतलब कि जो कुछ ऐसी चीजें होती हैं, मानो किसी झुग्गी झोपड़ी अवैध बसी हुई है तो हटाने का आदेश तो दे देगा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, तो कहीं न कहीं इससे जो है गरीबों को जो है नुकसान होता है, ये भी एक तर्क है। हाल के फैसलों में झुग्गी वासियों को शहर में घुसपैठियों की तरह देखा जा रहा है। ऐसा कहा जाता है कि उनके आने से जो है शहर का माहौल खराब होता है। ठीक है, आगे यहाँ पे जो है, यहाँ पे एक झुग्गी झोपड़ी का मामला है, उसी को दिया गया कि आर्टिकल 21 के तहत वो जीवन जीने का अधिकार का बहुत व्यापक है और जीवन का मतलब केवल जैविक अस्तित्व बनाए रखने से कहीं ज्यादा है। उसका मतलब केवल यह नहीं है कि कानून के द्वारा तय की गई प्रक्रिया जैसे मृत्युदंड और देने और उसे लागू करने के अलावा और किसी तरीके से किसी भी की जान नहीं ली जा सकती। मतलब कहने मतलब है कि केवल जीवन जीने का अधिकार नहीं है, सही तरीके से रहना भी जीवन जीने का अधिकार माना जाता है। इसी को यहाँ बताया गया है, एक केस के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है। ठीक है, आगे लिखा है, जबकि पहले वाले फैसले 1985 में जो फैसला आया था वह झुग्गी वासियों के आजीविका बचाने का प्रयास किया गया था, ये कहानी दी गई है। आगे, न्याय तक आम लोगों को पहुंच को प्रभावित करने वाला एक मुद्दा यह भी है कि मुकदमे की सुनवाई में अदालतें कई साल लगा देती हैं। ये भी एक बड़ी समस्या है अदालतों में कि अदालतें बहुत साल लगा देती है एक मुकदमे की सुनवाई करने में, कि मुकदमे की सुनवाई में अदालतें कई साल लगाती क्यों? इसी देरी को ध्यान में रखते हुए अक्सर यह कहा जाता है कि इंसाफ में देरी यानी इंसाफ का कत्ल। ठीक है, अगर इंसाफ में देरी होती तो कहते हैं उसे इंसाफ का कत्ल कहा जाता है। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ पर एक चित्र दिया गया है, लिखा है कि 22 मई 1987 में मारे गए हासिमपुरा के 43 मुसलमानों के कुछ परिजन दिखाई दे रहे हैं। ये परिवार वाले 20 साल से न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मुकदमा शुरू होने में इतना विलंब हुआ, इसी कारण सितंबर 2002 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने मामला उत्तर प्रदेश जो है से दिल्ली हस्तांतर कर लिया। याद रखना, जब देखा कि हाई कोर्ट में जो है पेशी में देरी हो रही है तो उस मुकदमे को सुप्रीम कोर्ट अपने पास बुला सकती है, उसी को यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। लिखा है, इसके बावजूद इस बात को से इनकार नहीं किया जा सकता है कि लोकतांत्रिक भारत में न्यायपालिका ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। न्यायपालिका ने कार्यपालिका और विधायिका की शक्तियों पर अंकुश लगाया है और नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा की है। संविधान सभा के सदस्यों ने एक ऐसी न्यायपालिका पर बिल्कुल सही सपना देखा था जो पूरी तरह स्वतंत्र हो। यह हमारे लोकतंत्र का एक बुनियादी
पहलू है, तो ये भी हमें याद रखना पड़ेगा कि न्यायपालिका का स्वतंत्र होना बहुत जरूरी है। तो इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट बात थी मैंने उसको बता दिया। अब यहाँ देख सकते हैं हमारी जो एकल न्यायपालिका है, कैसे आप त्रिभुज के माध्यम से समझ सकते हैं कि सबसे नीचे है निचली अदालत, जिसे हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहते हैं, इसे हम सत्र न्यायालय भी कहते हैं, इसे हम अधीनस्थ न्यायालय भी कहते हैं। इसके ऊपर उच्च न्यायालय है जिसे हम हाई कोर्ट कहते हैं, और उसके ऊपर है सर्वोच्च न्यायालय। अगर किसी को कोई मुकदमा लड़ना हो, अगर मान लो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मुकदमा लड़ रहा है, हार जाता है, जैसे कहानी बताई गई थी, तो आप उच्च न्यायालय जा सकते हैं। उच्च न्यायालय में अगर इंसाफ नहीं मिला तो आप सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। याद रखना ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं, इसको समझना होगा। इसी को कहते हैं एकीकृत न्याय व्यवस्था कहते हैं। इसमें लेकिन उल्टा नहीं होगा कि हम सुप्रीम कोर्ट कोई निर्णय के लिए गए, वहां हम फैसला नहीं हमको हमारे पक्ष में आया तो हम हाई कोर्ट चले आए, हाई कोर्ट में हार गए तो हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चले आए, ऐसा नहीं होगा। ये एकीकृत है, ठीक है। हमें नीचे से ऊपर की ओर जाना है, ऊपर से नीचे की ओर नहीं आना है, ये बात ध्यान देना। तो इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट बातें थी मैंने बता दिया है। फिर भी कोई कहीं डाउट लगे क्वेश्चन जरूर पूछना, उसका जवाब आपको दिया जाएगा, ठीक है। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। नेक्स्ट चैप्टर है हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली कैसी है। हमें इसके बारे में पढ़ना है कि जो हमारे देश में आपराधिक न्याय प्रणाली अपनाई गई है वो किस प्रकार से अपनाई गई है, उसकी क्या प्रक्रिया है, इसके बारे में हम यहाँ पे डिटेल में समझेंगे। यहाँ पे एक कहानी दी गई है, एक मकान मालिक और जो है उसकी दी गई। इसको एक बार आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसको पढ़ लीजिएगा, कहानी तो समझ में आ जाएगी आपको, लेकिन इसको और ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं थी यहाँ पे, इसलिए मैंने नहीं पढ़ा। आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे लिखा है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। लिखा है अपराध की जांच करने में पुलिस की क्या भूमिका होती है। याद रखना जब कोई अपराध होता है तो अपराध की जांच करने में पुलिस की क्या भूमिका होती है। तो लिखा हुआ है ऊपर, इस घटना के आधार पर आप देख सकते हैं कि पुलिस, सरकारी वकील, बचाव पक्ष का वकील, न्यायाधीश, ये चार अधिकारी आपराधिक न्याय व्यवस्था में मुख्य लोग होते हैं। तो याद रखना कोई भी आपराधिक जब न्याय व्यवस्था की अगर बात की जाए कौन मुख्य लोग होते हैं, तो उसमें एक होता है पुलिस, दूसरा सरकारी वकील, तीसरा बचाव पक्ष का वकील और एक न्यायाधीश। ये चार लोग मिल करके ही न्याय प्रणाली में मुख्य भूमिका निभाते हैं, खास करके आपराधिक न्याय प्रणाली में। इस मामले में आपने इन चारों को भूमिका को भी देखा होगा। आइए अब आप एक एक करके हम इनको बारे में जानते हैं कि सबकी क्या क्या भूमिका है। जैसे पहला है आपका, अपराध की जांच करने में पुलिस की क्या भूमिका होती है। तो पुलिस का एक महत्वपूर्ण काम होता है किसी अपराध के बारे में मिली शिकायत की जांच करना। जांच के लिए गवाहों के बयान दर्ज किए जाते हैं और सबूत इकट्ठा किए जाते हैं। इस जांच के आधार पर पुलिस अपनी राय बनाती है। अगर पुलिस को ऐसा लगता है कि सबूतों से आरोपी का दोष साबित होता दिखाई दे रहा है तो पुलिस अदालत में आरोप पत्र, चार्जशीट दाखिल कर देती है, ठीक है। जैसा कि अध्याय में शुरुआत में ही कहा गया है कि जो है यह तय कर देना पुलिस का काम नहीं है कि कोई व्यक्ति दोषी है या नहीं, या न्यायालय को तय करना होता है। याद रखना एक बात, याद रखना पुलिस का काम है अरेस्ट करना और आरोप के जो आरोपी है उसके खिलाफ सबूत देना, ना कि वो न्यायाधीशों की तरह किसी व्यक्ति को दोषी या नहीं, ये काम पुलिस का नहीं है, ये न्यायालय का है। ये बात हमें यहाँ समझना होगा। आगे लिखा है, दूसरी इकाई में आपने कानून के शासन के बारे में पढ़ा था। इसका सीधा मतलब यह होता है कि हर व्यक्ति देश के कानून के अधीन है, पुलिस भी इसी कानून के तहत आती है, ठीक है। लिहाजा पुलिस को हमेशा कानून के मुताबिक और मानवाधिकारों का सम्मान करते हुए जांच करनी चाहिए। कहने मतलब यह है कि मानवाधिकारों की जांच के दायरे में रह करके पुलिस को हमेशा कानून के मुताबिक ही चलना चाहिए, कानून से इतर नहीं चलना चाहिए, तभी किसी को न्याय मिल सकता, नहीं तो न्याय नहीं मिलेगा। आगे लिखा है, सर्वोच्च न्यायालय ने गिरफ्तारी, हिरासत और पूछताछ के बारे में पुलिस के लिए कुछ दिशा निर्देश तय किए। याद रखना पुलिस अगर किसी को हिरासत में लेती है, गिरफ्तार करती है या पूछताछ करती है तो उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट में कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिसका पालन सुप्रीम मतलब पुलिस को करना पड़ता है। इन दिशा निर्देशों के अनुसार पुलिस को जांच के दौरान किसी को भी सताने, पीटने या गोली मारने का अधिकार नहीं है। जब पूछताछ होती है, जांच होती है, तो पुलिस ये सब काम जबरदस्ती नहीं कर सकती है। किसी छोटे छोटे अपराध के लिए भी पुलिस किसी को कोई सजा नहीं दे सकती है। सबके लिए न्यायालय ही है, पुलिस का काम केवल गिरफ्तार करना है, ठीक है। संविधान का अनुच्छेद 22 क्या कहता है कि फौजदारी कानून में प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति को निम्नलिखित मौलिक अधिकार दिए गए हैं। कितनी इंपॉर्टेंट बात बताई गई है कि जो आर्टिकल 22 है उसमें जो है फौजदारी कानून के अंतर्गत गिरफ्तार अगर कोई व्यक्ति होता है तो उसको कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं वो यहाँ पे दिया गया है। तो पहला क्या दिया गया है, गिरफ्तारी के समय उसे यह जानने का अधिकार है कि गिरफ्तारी किस कारण से की जा रही है। याद रखना ये गिरफ्तार व्यक्ति का अधिकार है। अगर पुलिस गिरफ्तार करने आती है तो मौलिक अधिकार जो आपका आर्टिकल 22 है इसके तहत आप पूछ सकते हैं
कि हमें गिरफ्तार किस आधार पर किया जा रहा है, उसका कारण हमें बताओ। दूसरा, गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार है, तो 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश पुलिस जरूर करती है। तीसरा, गिरफ्तारी के दौरान या हिरासत में किसी भी तरह के दुर्व्यवहार या यातना से बचने का अधिकार दिया गया है। और चौथा अगला है, पुलिस हिरासत में दिए गए इकबालिया बयान को आरोपी के खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। याद रखना, अगर पुलिस हिरासत में किसी को रखा गया है तो अगर वो कोई बयान दे देता है तो आरोपी के खिलाफ वो उसको जो है इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, वो झूठा भी हो सकता है। 15 साल से कम उम्र के बालक और किसी भी महिला को केवल सवाल पूछने के लिए थाने में नहीं बुलाया जा सकता है, यह अधिकार दिया गया है पुलिस को, न्यायालय ने कहा है। और यह जो है हमारे संविधान में इसका प्रावधान है कि 15 साल से कम उम्र के बालक और किसी भी महिला को केवल सवाल पूछने के लिए थाना नहीं बुलाया जा सकता है। ये बहुत बड़ी बात बताई गई है यहाँ। आगे एक यहाँ कहानी दिया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी, हिरासत और पूछताछ, याद रखना, ठीक है, के बारे में पुलिस और अन्य संस्थाओं के लिए जो है कुछ खास शर्तें और प्रक्रिया तय की है। याद रखना, सर्वोच्च न्यायालय ने अगर किसी गिरफ्तार करना हो, हिरासत में लेना हो या पूछताछ करना हो तो पुलिस और अन्य संस्थाओं को कुछ शर्तें बताई है। कौन कौन सी? तो लिखा है इन नियमों को ही डीके बसु दिशा निर्देश कहा जाता है। तो डीके बसु दिशा निर्देश किसके लिए है? पुलिस के लिए है, अन्य संस्थाओं के लिए जो किसी गिरफ्तार करते हैं, हिरासत या पूछताछ करते हैं। क्या दिशा निर्देश है? पहला, सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया, पहला है गिरफ्तारी या जांच करने वाले पुलिस अधिकारी को पोशाक पर उसकी पहचान, नाम पट्टी तथा पद स्पष्ट और सटीक रूप से अंकित होना चाहिए। देखा होगा अक्सर जब किसी गिरफ्तार किया जाता है तो पुलिस अधिकारी देखा होगा उसकी पोशाक, पहचान और नाम पट्टी सबका जो है स्पष्ट रूप होता है। दूसरा, गिरफ्तारी के समय अरेस्ट मेमो के रूप में गिरफ्तारी संबंधी पूरी जानकारी का कागज तैयार किया जाए। उसमें गिरफ्तारी के समय और तारीख का उल्लेख होना चाहिए, कब गिरफ्तार किया गया और तारीख क्या है वो भी बताना पड़ेगा, समय बताना पड़ेगा। उसके सत्यापन के लिए कम से कम एक गवाह होना चाहिए, ये भी कहा गया। वह गिरफ्तार सदस्य के परिवार का व्यक्ति भी हो सकता है। अरेस्ट मेमो पर गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति के दस्तखत होने चाहिए। गिरफ्तार किए गए, हिरासत में रखे गए और जिससे पूछताछ की जा रही है ऐसे व्यक्ति को अपने किसी संबंधी या दोस्त या शुभचिंतक को जानकारी देने का अधिकार होता है। जब गिरफ्तार व्यक्ति का दोस्त या संबंधी उस जिले से बाहर का हो या गिरफ्तारी के 8-10 घंटे के भीतर उसे गिरफ्तार के समय, स्थान, हिरासत की जगह के बारे में जानकारी भेज दी जानी चाहिए। यह दिशा निर्देश किसका है? सुप्रीम कोर्ट का है, पुलिस और अन्य संस्थाओं के लिए। ठीक है, आगे आते बढ़ते हैं। FIR क्या होता है? तो प्रथम सूचना रिपोर्ट, इसे हम प्राथमिक तौर पर FIR कहते हैं। याद रखना, जब प्राथमिक रिपोर्ट कहीं दर्ज की जाती है तो पुलिस इसको काम करती है। लिखा है पुलिस FIR दर्ज होने के बाद ही किसी अपराध के पड़ताल शुरू कर सकती है। तो पहले काम क्या होता है? पहले FIR लिखा जाता है, तभी उस अपराध की जांच की जाती है। ये बात याद रखना। कानून में कहा गया है कि किसी संज्ञेय अपराध की सूचना मिलने पर थाने के प्रभारी अधिकारी को फौरन FIR दर्ज करनी चाहिए। ये कौन कहा है? तो ये जो है अब ये जो है संज्ञेय अपराध की सूचना मिलने पर ये जो है दिशा निर्देश दिया गया है। पुलिस को यह सूचना मौखिक या लिखित किसी भी रूप में मिल सकती है। FIR में आमतौर पर वारदात की तारीख, समय, स्थान का उल्लेख किया जाता है। इसमें वारदात के मूल स्थानों, घटनाओं का विवरण भी लिखा जाता है। अगर अपराधियों का पता हो तो उसके नाम और गवाहों का उल्लेख भी होता है। FIR में शिकायत दर्ज करने वाले का नाम, पता लिखा होता है। FIR के लिए पुलिस के पास एक खास फॉर्म होता है। ये फॉर्म आप दिख रहा है, FIR का फॉर्म यही होता है। इस पर शिकायत करने वाले दस्तखत कराए जाते हैं और शिकायत करने वाले को पुलिस FIR की एक नकल मुक्त पाने का अधिकार होता है। तो जब FIR होता है तो FIR की एक कॉपी जो अपराध जो है शिकायत करने जाता है उसको दिया भी जाता है, ये भी याद रखना। आगे लिखा है सरकारी वकील की क्या भूमिका होती है? तो सरकारी वकील हमेशा सरकार का पक्ष लेता है। तो लिखा है किसी आपराधिक उल्लंघन को जनता के विरुद्ध माना जाता है। ठीक है, लिखा है इसका मतलब यह है कि वह अपराध केवल पीड़ित व्यक्ति को ही नुकसान नहीं पहुंचाता बल्कि पूरे समाज के प्रति अपराध होता है। आपको पिछले अध्याय में दहेज के लिए सुधा की हत्या की घटना याद है। आरोपी लक्ष्मण और उसके परिवार के खिलाफ यह मुकदमा राज्य की ओर से दायर किया गया था, इसलिए इस मुकदमे में राज्य, दिल्ली प्रशासन बनाम लक्ष्मण कुमार और अन्य का नाम दिया गया था। इसी तरह शांति वाले मुकदमे में भी श्रीमती सिंधे बनाम शांति जो है हेमब्राम की बजाय राज्य बनाम शांति
के नाम से जाना गया। तो याद रखना, तो ये बात याद रखना, कभी कभी राज्य में मुकदमा लड़ती है, तो जब राज्य की ओर से मुकदमा दायर होता है तो यहाँ लिखा है राज्य बनाम शांति हेम ब्राह्म। तो एक तरफ वो महिला थी, एक तरफ राज्य सरकार थी, और उसके लिए जो है सरकारी वकील होता है जो मुकदमा लड़ता है। आगे दिया है, अदालत में सरकारी वकील राज्य का पक्ष प्रस्तुत करता है। सरकारी वकील की भूमिका तब शुरू होती है जब पुलिस जांच पूरी करके अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर देती है। ठीक है, जब याद रखना सरकारी वकील तब उसकी मतलब भूमिका शुरू हो जाती है जब पुलिस जांच कर लेती है। आगे, सरकारी वकील की इस जांच में कोई भूमिका नहीं होती है, उसे राज्य की ओर से अभियोजन प्रस्तुत करना होता है। न्यायालय के पदाधिकारी के रूप में उसकी जिम्मेदारी है कि वह निष्पक्ष रूप से अपना काम करे और अदालत के सामने सारे ठोस तथ्य, गवाह और सबूत पेश करे, तभी अदालत सही फैसला दे सकती है। तो ये किसका काम है? सरकारी वकील का। न्यायाधीश की क्या भूमिका होती है? न्यायाधीश की वही हैसियत होती है जो खेलों में अंपायर की होती है। वह निष्पक्ष भाव से और खुली अदालत में मुकदमे का संचालन करते हैं। न्यायाधीश सारे गवाहों के बयान सुनते हैं और अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की तरफ से पेश किए गए सबूतों की जांच करते हैं। दोनों पक्ष के क्या करते हैं? सबूतों को पहले जांच करते हैं और निष्पक्ष रूप से काम करते हैं। ठीक है, आगे दिया है, अपने सामने मौजूद बयानों और सबूतों के आधार पर कानून के अनुसार न्यायाधीश ही तय करते हैं कि आरोपी सचमुच दोषी है या नहीं। अगर आरोपी दोषी पाया जाता है तो न्यायाधीश उसे सजा सुनाते हैं। वह कानून में दिए गए प्रावधानों के हिसाब से दोषी व्यक्ति को जेल भेज सकते हैं या उस पर जुर्माना लगा सकते हैं या एक साथ दोनों तय कर सकते हैं। याद रखना, अगर किसी को सजा दी जाती है तो कभी कभी याद रखना, दोषी को जब सजा देते हैं या तो उसे जेल भेज देते हैं या जुर्माना लगा देते हैं या फिर दोनों कर देते हैं। ये भी याद रखना, ये भी होता है। आगे लिखा है, निष्पक्ष सुनवाई। ठीक है, क्या होती है? ट्रायल क्या होता है, जो है फेयर ट्रायल क्या होता है, निष्पक्ष सुनवाई क्या होती है? तो लिखा है, आइए थोड़ी देर के लिए कल्पना करें कि अगर न्यायाधीश महोदय शांति का मुकदमा किसी और तरह संचालित करते तो क्या हो सकता था। अगर अदालत ने शांति को आरोप पत्र और गवाहों के बयान की नकल न दी होती तो क्या होता। अगर न्यायाधीश किसी ऐसी जगह पर मुकदमा चलाते जहां शांति और सुशील दोनों ही नहीं जा सकते थे, अगर न्यायाधीश ने शांति की अधिवक्ता राय को अभियोजन की ओर से प्रस्तुत किए गए श्रीमती शिंदे आदि गवाहों के जिहर करने का पर्याप्त समय न दिया होता, पहले ही मान लेते कि शांति दोषी है, तो क्या होता। मतलब कहने का मतलब यह है कि निष्पक्ष कब होता है? जब हम सब पक्ष की सुनवाई को ध्यान में रखें। ठीक है, अगर इस तरह की कोई भी बात होती है तो उसे निष्पक्ष सुनवाई नहीं कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि हमने किसी एक की बात सुनी ही नहीं। इसकी वजह से या निष्पक्ष सुनवाई के लिए कई बातों का पालन करना जरूरी होता है। संविधान के अनुच्छेद 21 में जीवन के अधिकार का आश्वासन दिया गया है। इसका अर्थ यह है कि किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता को केवल एक तर्कसंगत और न्यायपूर्ण कानूनी प्रक्रिया के जरिए ही छीना जा सकता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट बात किया गया है जो आर्टिकल 21 में बताया गया है जीवन जीने के अधिकार में। आगे लिखा है, निष्पक्ष सुनवाई में यह सुनिश्चित किया जाता है कि संविधान के अनुच्छेद 21 का पूरी तरह पालन किया जाएगा। आइए अब हम जो वहां पे कहानी बताई गई है उसी का यहाँ पे एक मूल तत्व दिया गया है। तो लिखा है, पहली बात, शांति को आरोप पत्र और सभी साक्ष्यों की एक एक प्रति दी गई थी, मतलब उसकी नकल दी गई जो अभियोजन पक्ष से उसके खिलाफ अदालत में पेश किए गए थे। शांति पर चोरी का आरोप लगाया गया था जो कानून एक अपराध है। यह मुकदमा जनता के सामने खुली अदालत में चलाया गया। शांति का भाई सुशील अदालत की कार्रवाइयों में मौजूद था। मुकदमा आरोपी की उपस्थिति में चलाया गया। शांति का एक वकील ने बचाव किया। शांति की अधिवक्ता राय को अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए सारे गवाहों से जिहर करने का मौका दिया गया, मतलब बातचीत करने का मौका दिया गया। अधिवक्ता राय को शांति की ओर से गवाह पेश करने का अधिकार दिया गया क्योंकि अब सुनवाई इसी तरह से होती है। ठीक है, तो कितना इंपॉर्टेंट बात यहाँ बताई गई है। आगे लिखा है, हालांकि पुलिस ने शांति के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज कर लिया था लेकिन न्यायाधीश ने उसे निर्दोष मानते हुए मुकदमा चलाया। अब अभियोजन पक्ष को निर्णायक पक्ष से सिद्ध करना था कि शांति की दोषी है। इस मुकदमे में अभियोजन पक्ष ऐसा नहीं कर पाया क्योंकि उसके पास कोई सबूत था ही नहीं। तो सबूतों के आधार पर निष्पक्ष तरीके से ही सुनवाई होती है, यह बात याद रखना। महत्वपूर्ण बात यह है कि न्यायाधीश ने अदालत के सामने पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर ही मुकदमे का फैसला सुनाया। न्यायाधीश ने शांति को कमजोर स्थिति में के आधार पर बिना सोचे समझे या फैसला नहीं लेने दिया जो सचमुच चोर है।
इसका बजाय न्यायाधीश का आचरण लगातार निष्पक्ष रहा, चूंकि साक्ष्यों से यह सिद्ध हो गया कि शांति की बजाय कुछ युवकों ने चोरी की थी, इसीलिए उन्होंने शांति को आजाद कर दिया। शांति को इसलिए न्याय मिला क्योंकि उसे निष्पक्ष सुनवाई का मौका दिया गया। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि निष्पक्ष सुनवाई अगर किसी साथ होती है तो उसको हमें न्याय देने में मतलब कोई कठिनाई नहीं होती और न्याय उसको मिलता है। इस अध्याय में हमने जिन लोगों का जिक्र किया है, संविधान और कानून दोनों में यह कहा गया है कि उन लोगों को अपनी जिम्मेदारी मतलब सही ढंग से निभानी चाहिए। इसका मतलब है कि प्रत्येक नागरिक, चाहे वह विभिन्न वर्ग, जाति, धर्म और वैचारिक मान्यताओं से हो, उन्हें निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार दिया गया है। बिल्कुल सही बात है कि उन्हें निष्पक्ष, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, धर्म हो, जाति हो, वैचारिक मत कोई भी हो, सबको जो है निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार दिया गया है। ये बात याद रखना। कानून का शासन कहता है कि कानून के सामने हर कोई बराबर है। अगर प्रत्येक नागरिक को संविधान के माध्यम से निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार न दिया जाए तो इस सिद्धांत का कोई खास मतलब नहीं रह जाएगा। किसका? निष्पक्ष सुनवाई का सिद्धांत का। तो जाहिर सी बात है कि निष्पक्ष सुनवाई बहुत जरूरी है, तभी समाज के हर व्यक्ति को जो है क्या मिल जाता है? न्याय मिल जाता है। इस अध्याय में जो है जो इम्पोर्टेंट बात थी मैंने बता दिया है, ठीक है। अगर कहीं कोई डाउट होता है पूछेगा। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। ये क्लास 8 एनसीईआरटी का 7वां चैप्टर है, हाशियाकरण की समझ। सामाजिक रूप से हाशिए पर होने का क्या मतलब होता है? याद रखना, सामाजिक रूप से जो वर्ग, कोई जाति या कोई धर्म पिछड़ा हो जाए, पीछे हो, वो सामाजिक आर्थिक रूप से बहुत गरीब हो, उसे हाशिए पर कहते हैं। अर्थात उसे हम सबसे गरीब या सबसे जो है कमजोर व्यक्ति कहते हैं। ये उसी की समझ को बताया गया। तो समाज में सबसे हाशिए, सबसे पिछड़ा वर्ग कौन है? जनजातियां हैं, उन्हीं के बारे में बताया गया है और कुछ अल्पसंख्यक हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक कहानी दी गई है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। एक आदिवासी परिवार की कहानी है। ये कैसे आदिवासी परिवार के साथ जो है अन्याय होता है, उन्हीं के बारे में यहाँ पर बताया गया। इसको देख लीजिएगा। यहाँ लिखा है कि आदिवासी कौन हो लोग हैं। आदिवासी हम जो जनजातियां होती हैं, इन्हीं को हम आदिवासी कहते हैं। और ये लोग समाज में सबसे पीछे हैं। इसी का मतलब है, याद रखना, हाशिए पर होना, ठीक है। लिखा है कि आदिवासी शब्द का मतलब होता है मूल निवासी। ये ऐसे समुदाय हैं जो जंगलों के साथ जीते आए हैं और आज भी उसी तरह ही जी रहे हैं। भारत की लगभग 8% आबादी आदिवासियों की है। देश के बहुत सारे महत्वपूर्ण खनन और औद्योगिक क्षेत्र आदिवासी इलाकों में ही हैं। जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो, भिलाई का नाम आपने सुना होगा। आदिवासियों की सारी आबादी एक जैसी नहीं है। याद रखना, हमारे आदिवासी अलग अलग हैं, ठीक है। और लगभग 8% आबादी किसकी है? जो आदिवासियों अर्थात जनजातियों की है। और ये लोग कहाँ रहते हैं? तो मुख्य रूप से भारत के पूर्वी क्षेत्र में, जहाँ पे खनन होता है और जहाँ पे औद्योगिक क्षेत्र होते हैं, जैसे आपका जमशेदपुर हो गया, राउरकेला हो गया, बोकारो हो गया, भिलाई हो गया, यहीं पे रह के काम करते हैं, ठीक है। आगे कह रहा है कि भारत में 500 से ज्यादा तरह के आदिवासी समूह हैं। छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा उत्तर पूर्व के अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा आदि राज्यों में आदिवासियों की संख्या काफी ज्यादा है। ये सब आदिवासी बहुल राज्य हैं और यहाँ आदिवासी संख्या क्या है? सबसे ज्यादा है। अकेले उड़ीसा में ही 60 से अधिक अलग अलग जनजातियां के समूह हैं। तो याद रखना, उड़ीसा में ही सबसे ज्यादा जनजातियों के समूह हैं, जो है 60 से अधिक है। लेकिन जनजातियों की संख्या सबसे ज्यादा कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। आदिवासी समाज औरों से बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं क्योंकि उनके जीव भीतर ऊंच नीच का फर्क बहुत कम होता है, ठीक है। उनके अंदर ऊंच नीच ज्यादा नहीं होता है, हम लोग करते हैं उनके साथ। इसी वजह से यह समुदाय जाति वर्ण पर आधारित समुदायों और राजाओं के शासन में रहने वाले समुदायों से बिल्कुल अलग होती है। तो याद रखना, जनजातियों में जातिवाद नहीं होता है, ये बात याद रखना, ठीक है। आदिवासियों के बहुत सारे जो है जनजातीय धर्म होते हैं। उनके धर्म इस्लाम, हिंदू, ईसाई आदि धर्मों से बिल्कुल अलग होते हैं। वह अक्सर अपने पुरखों के गांव और प्रकृति की उपासना करते हैं। प्रकृति से जुड़ी आत्माओं में पर्वत, नदी, पशु आदि की आत्माएं हैं। ये विभिन्न स्थानों से जुड़ी होती हैं। ये मतलब ये लोग प्रकृति की पूजा करते हैं, किसी धर्म में विश्वास नहीं करते हैं और इनका वही निवास माना जाता है। ग्राम आत्माओं की अक्सर गांव की सीमा के भीतर निर्धारित पवित्र लता कुंजों में पूजा की जाती है। मतलब पेड़ पौधों की पूजा करते हैं लोग और वहीं अपना एक छोटा सा देवता बना लेते हैं। जबकि पुरखों की उपासना घर में ही की जाती है, जो उनके कुल देवता होते हैं।
आदिवासी अपने आसपास के बौद्ध और ईसाई आदि धर्मों व शाक्त वैष्णव भक्ति आदि पंथों में से भी प्रभावित होते रहे हैं समय समय पर। लेकिन यह भी सच है कि आदिवासियों के धर्मों का आसपास के साम्राज्यों में प्रचलित प्रभुत्व सारे धर्मों पर भी असर पड़ता है। उड़ीसा का जगन्नाथ पंथ एक उदाहरण यहाँ दिया गया है, और बंगाल और असम की शक्ति और तांत्रिक परंपराएं इसी के उदाहरण हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तांत्रिक परंपराएं बहुत ज्यादा होती है बंगाल में और उड़ीसा में, मतलब असम में। 19वीं सदी में बहुत सारे आदिवासियों ने ईसाई धर्म अपनाया, जो आधुनिक आदिवासी इतिहास में एक महत्वपूर्ण धर्म बन गया। आगे क्या हुआ, आदिवासियों की अपनी भाषा रही है, मतलब उनकी भाषा अपनी अलग रहती है। इन भाषाओं में बंगला जैसी मुख्य धारा की भारतीय भाषाओं को गहरे रूप से प्रभावित किया है। इसमें संथाली लोग बोलने वाले की संख्या सबसे ज्यादा है। उनकी अपनी पत्र पत्रिकाएं निकलती हैं, इंटरनेट पर उनकी पत्रिकाएं भी मौजूद हैं। तो आज संथाली लोगों की पत्रिकाएं उनकी भाषा मिलती हैं, ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मतलब अचीवमेंट माना जाता है। आदिवासी और प्रचलित छवियां क्या हैं? हमारे देश में आदिवासियों को एक खास तरह से पेश किया जाता है। स्कूल के उत्सवों, सरकारी कार्यक्रमों या किताबों या फिल्मों में उन्हें सदा एक रूप में ही पेश किया जाता है। वह रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, सिर पर मुकुट लगाए रहते हैं, हमेशा नाचते गाते दिखाई देते हैं। उनकी इसके अलावा हम उनकी जिंदगी की सच्चाइयों के बारे में बहुत कम जानते हैं। तो आप इस मैप के माध्यम से देख सकते हैं जनजातियों को इसी तरह से उनको रंग बिरंगे कपड़ों में ये सब दिखाया जाता है। लेकिन इनकी परंपराएं क्या होती हैं, ये कैसे पोशाक पहनते हैं, हम तो इसको देख लेते हैं। लेकिन ये इनकी परंपरा क्या होती है, इनके धर्म क्या होते हैं, ये कैसे जीवन जीते हैं, हम इसके बारे में बहुत कम जानते हैं। आगे कह रहा है कि इसीलिए बहुत सारे लोग इस गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं कि उनका जीवन बहुत आकर्षक, पुराने किस्म का और पिछड़ा हुआ है। ये हम लोग कल्पना कर लेते हैं। आदिवासियों पर यह आरोप भी लगाया जाता है कि वह आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। बहुत सारे लोग पहले ही मान लेते हैं कि वह बदलाव या नए विचारों से दूर रहना चाहते हैं। क्लास 6 की किताब में जो है आपने पढ़ा है कि खास समुदाय को बनी बनाई छवियों को देखते रह चले जाने वो की वजह से इस तरह के समुदायों के साथ अक्सर ऐसा भेदभाव होता है। तो याद रखना, हम लोग पहले ही मान लेते हैं कि वो जंगल में रहते हैं, वो अपना विकास नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हम पुरानी परंपराओं में रहें। दुनिया भर की कहानियां लोगों को बताई जाती हैं। आगे लिखा है आदिवासी और विकास। आदिवासियों का विकास कैसे हुआ है, कैसे उनका विकास करना जरूरी है, वो अपना व्यवसाय कैसे चलाते हैं। तो लिखा है, जैसा कि आगे आपने इतिहास की अपनी पाठ्य पुस्तक में पढ़ा है कि भारत में तमाम साम्राज्य और सभ्यताओं के विकास में जंगलों का बहुत बड़ा गहरा महत्व रहा है। लोहे, तांबे, सोने, चांदी के अयस्क, कोयले मतलब अयस्क मतलब कच्चा माल, कोयले और हीरे, कीमती इमारती लकड़ी, ज्यादातर जड़ी बूटियों और पशु उत्पाद, मोम, लाख, शहद और स्वयं जानवर, हाथी जो कि शाही सेनाओं का मुख्य आधार रहा, ये सभी जंगलों से ही मिलते थे। याद रखना, पहले के जो तमाम राजा थे, स्वराज थे, वो भी जंगल पे ही निर्भर होते थे, वहां से उन्हें ये सब चीजें मिलती थी। ठीक है, इसके अलावा जीवन के आगे बढ़ने रहने में जंगल बड़ा योगदान रहा। इन्हीं जंगलों से बहुत सारी नदियों को लगातार पानी मिलता रहा। अब समझ में आ रहा होगा कि जंगल हमारी हवा और पानी की उपलब्धता गुणवत्ता को भी गहरे रूप से प्रभावित करते हैं। याद रखना, जो जनजातियां जहाँ रहती हैं वो जंगल भी हमारे लिए बहुत उपयोगी है और हम पे निर्भर हैं। 19वीं सदी में कि आखिर तक हमारे देश का बड़ा हिस्सा जंगलों से ढका हुआ था, मतलब बहुत सारे जंगल थे और जंगल से पूरा हिस्सा हमारा पूर्वी क्षेत्र ढका हुआ था ज्यादातर। और कम से कम 19वीं सदी के मध्य तक तो इन विशाल भूखंडों का आदिवासियों के पास जबरदस्त ज्ञान था। इस जनजातियों की स्थिति बताया जा रहा है। इन इलाकों में उनकी गहरी पैठ थी, उनका जंगलों पर पूरा नियंत्रण भी था। इसलिए आदिवासी समुदाय बड़ी बड़ी रियासतों और रजवाड़ों के अधीन नहीं थे, मतलब वो किसी रजवाड़े के अधीन काम नहीं करते थे। उनका जंगल पर पूरा अधिकार होता था तो जंगल में ही रहते थे, बल्कि बहुत सारे राज्य वन संसाधनों के लिए आदिवासियों पर निर्भर रहते थे। मतलब राज्य निर्भर है आदिवासियों पर, ना कि आदिवासी किसी राज्य पर निर्भर है। यह तस्वीर आदिवासियों की प्रचलित छवि से बिल्कुल अलग है। आज उन्हें हाशियाई और शक्तिहीन समुदाय के रूप में देखा जाता है। आज क्या है, आदिवासी सबसे पिछड़े गए हैं, वो हाशिए पे पहुंच गए हैं और उनके पास शक्ति विहीन समुदाय के रूप में देखा जाता है। उनके पास कोई पावर है ही नहीं, ऐसा माना जाता है। औपनिवेशिक शासन से पहले आदिवासी समुदाय सिर शिकार और चीजें बीन कर आजीविका चलाते थे। वो एक जगह ठहर कर काम करते थे। वह हस्तांतरित खेती के साथ साथ लंबे समय तक एक स्थान पर ही खेती करते थे। हालांकि ये परंपराएं अभी भी कायम है, लेकिन पिछले 200 सालों में आए आर्थिक बदलावों
वन नीतियों और राज्य और निजी उद्योगों के राजनीतिक दबाव की वजह से इन लोगों को बागानों, निर्माण स्थलों, उद्योगों, घरों में नौकरी करने के लिए ढकेला जा रहा है। इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि आज उनका वन क्षेत्रों पर कोई नियंत्रण नहीं है और ना ही उन तक कोई सीधी पहुंच है। ये आदिवासियों की एक समस्या को यहाँ बताया गया है, जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक फोटो दिया गया है झारखंड, ये उड़ीसा का है, कालाहाड़ी, उड़ीसा में कालाहाड़ी जिले में यहाँ पर एक न्याम न्यामगिरी पहाड़ी है, जहाँ पे डोगरिया कोड नामक आदिवासी समुदाय रहता है। न्यामगिरी एक इस समुदाय का पवित्र पर्वत है और यहीं पर एल्युमिनियम की खनन शुरू हुआ। जब पहाड़ को काट के खनन शुरू हुआ और ये लोग इस पहाड़ी को अपना क्या मानते हैं, डोगरिया जनजाति के लोग अपना भगवान मानते हैं, तो यह योजना आदिवासी समुदाय को विस्थापित कर देती थी, क्योंकि उनको हटाया जाने लगा। इसको लेकर के पूरे जबरदस्त विरोध हुआ, पर्यावरणविद आए इस पर। तब सर्वोच्च न्यायालय में कंपनी के खिलाफ मुकदमा भी चलाया गया कि आप यहाँ एल्युमिनियम नहीं खो सकते, उनके पहाड़ों को नष्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके यहाँ जो खनिज संसाधन है और जो है उनको पाने के लिए उनको विस्थापित किया जाता है। कहीं न कहीं ये गलत भी है। आगे है इमारती लकड़ी और खेती व उद्योगों के लिए विशाल वन भूमियों को साफ किया जा चुका है। आदिवासियों के इलाकों में खनिज पदार्थों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों की भी भरमार रही है, इसलिए इन जमीनों को खनन और अन्य विशाल औद्योगिक परियोजनाओं के लिए बार बार छीना गया है। जनजातीय भूमि पर कब्जा करने के लिए ताकतवर गुटों ने हमेशा मिलकर काम किया है। जाहिर सी बात है, उनको जमीन छीनने के लिए सब काम हुआ है। काफी बार उनकी जमीन जबरन छीनी गई है और निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन बहुत कम किया गया है। सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि खनन परियोजनाओं के कारण विस्थापित होने वाले में 50% से ज्यादा केवल आदिवासी रहे। ये बड़ी समस्या रही है। आदिवासियों के बीच काम करने वाले संगठनों की एक ताजा सर्वेक्षण रिपोर्ट से पता चलता है कि आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड में जो लोग विस्थापित हुए हैं उनमें से 79% आदिवासी थे। याद रखना, जब ये लगातार खनन होने लगा तो जब लोगों को विस्थापित किया गया तो उनकी संख्या बहुत ज़्यादा पाई गई। उनकी बहुत सारी जमीन देश भर में बनाए गए सैकड़ों बांधों के जलाशय में डूब चुकी है, क्योंकि वो जंगल में थी। पूर्वोत्तर भारत में उनकी जमीन लंबे समय से सशक्त बलों और उनके बीच चलने वाले टकराव से बिंधी हुई है, जैसे आज नक्सलाइड एरिया है। इसके अलावा भारत में 54 राष्ट्रीय पार्क और 372 वन्य जीव अभ्यारण्य हैं। इनका कुल क्षेत्रफल लगभग 1,09,652 वर्ग किलोमीटर है। ये ऐसे इलाके जहां मूल रूप से आदिवासी रहा करते थे, अब उन्हें वहां से मतलब उखाड़ दिया गया है। अगर वो इन जंगलों में रहने की कोशिश करते हैं तो उन्हें घुसपैठिया कहा जाता है। तो जिस जंगल में रहते हैं आज उसे बाघ अभ्यारण्य घोषित कर दिया गया है, टाइगर रिजर्व बना दिया गया है, तो आज वो भी वहां नहीं रह पाते हैं। तो कहाँ चले जाएंगे ये लोग? ये लोग बिल्कुल हाशिए पे पिछड़ जाएंगे। अपनी जमीन और जंगलों से बिछड़ने पर आदिवासी समुदाय आजीविका और भोजन के अपने मुख्य स्रोतों से वंचित हो जाते हैं। अपने परंपरागत निवास स्थानों के छीने जाने की वजह से बहुत सारे आदिवासी काम की तलाश में शहरों की ओर रुख कर गए। वहां उन्हें छोटे मोटे उद्योगों में, इमारतों, क्योंकि वो वहां रह नहीं पाए तो उनको वहां से हटा दिया गया, या निर्माण स्थलों पर बहुत मामूली वेतन वाली नौकरियां करनी पड़ती है, क्योंकि उनको अपनी जीविका तो चलानी है। तो जंगल से उनको जब विस्थापित कर दिया गया तो ये लोग आकर के यहाँ पर बस गए। इसी तरह से गरीबी और लाचारी के जाल में फंसते चले गए। अब अगर गरीबी और लाचारी में फंस जाएंगे तो हाशिए पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, ठीक है। ग्रामीण इलाकों में 45% और शहरी इलाकों में 35% आदिवासी समूह गरीबी की रेखा से नीचे गुजर बसर कर रहे हैं। ये बड़ा आंकड़ा है, आपको समझना होगा, ठीक है। इसकी वजह से कई तरह के अभावों का शिकार हो जाते हैं। उनके बहुत सारे बच्चे कुपोषण का शिकार रहते हैं। आदिवासियों के बीच साक्षरता भी बहुत कम होती है, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं आता, उनके लिए कोई व्यवस्था होती नहीं है, उनके अंदर जागरूकता भी कम होती है, क्योंकि उनका जीवन दिन भर पेट भरने के लिए काम करते हैं, ना कि पढ़ने के लिए, ना कोई अन्य काम के लिए। जब आदिवासियों को उनकी जमीन से हटाया जाता है तो उनकी आमदनी के स्रोत के अलावा और भी कुछ नहीं है, जो हमेशा के लिए नष्ट हो जाता है। वह अपनी परंपराएं और रीति रिवाज गवा देते हैं, जो उनके जीने और अस्तित्व का स्रोत है। उड़ीसा में एक रिफाइनरी परियोजना के कारण विस्थापित हुए गोविंद मारन कहते हैं कि उन्होंने अपनी खेती की जमीन छीन ली, बस थोड़े से मकान छोड़ दिए गए। उन्होंने शमशान भूमि, मंदिर, कुएं, तालाब सब कुछ अपने कब्जे में ले लिया। अब हम कैसे जिएंगे? मतलब एक जमीन छीन ली गई, उनका सब कुछ छीन लिया गया, तो उन्होंने अपना एक दुख प्रकट किया, और ऐसा होता भी है। आगे लिखा है, जैसा कि आप पढ़ चुके हैं,
कि आदिवासी जीवन के आर्थिक और सामाजिक आयाम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक दायरे में होने वाली विनाश दूसरे दायरे में को प्रभावित करता है। उनके संसाधनों के लिए होने वाली छीना झपटी और विस्थापन की यह प्रक्रिया अक्सर दर्दनाक और हिंसक होती है। जाहिर सी बात है, जनजातियां दर्दनाक हिंसा की घटनाओं को भी झेलती हैं। जब वो एक स्थान से दूसरे स्थान जाती हैं, उनको मारा पीटा जाता है, ये हमें समझना होगा। ठीक है, अब आते हैं, आगे लिखा है कि जो अल्पसंख्यक होते हैं उनका हाशियाकरण कैसे हो गया। वो कुछ ऐसे अल्पसंख्यक हैं, वो कैसे पिछड़ गए, अब हमें ये समझना है। तो लिखा है, इकाई 1 में आपने पढ़ा था कि मौलिक अधिकारों के जरिए हमारा संविधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करता है। बिल्कुल। अपनी राय में इन अल्पसंख्यक समुदायों को ये सुरक्षा क्यों मुहैया कराई जाती है? अल्पसंख्यक शब्द आमतौर पर ऐसे समुदाय के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो संख्या की दृष्टि से बाकी आबादी के मुकाबले बहुत कम है। याद रखना, जिस धर्म के लोगों की संख्या कम होती है उन्हें हम अल्पसंख्यक कहते हैं। लेकिन यह अवधारणा केवल संख्या के सवाल तक ही सीमित नहीं है। इसमें न केवल सत्ता और संसाधनों तक पहुंच जैसे मुद्दे जुड़े हुए हैं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक आयाम भी हैं। याद रखना, जो अल्पसंख्यक लोग हैं ये सत्ता से भी दूर हो गए हैं, संसाधनों से दूर हो गए हैं, ये भी इनकी एक बड़ी समस्या है। भारतीय संविधान इस बात को मानता है कि बहुसंख्यक समुदाय की संस्कृति समाज सरकार की अभिव्यक्ति को प्रभावित कर सकती है। बिल्कुल करती है। ऐसी सूरत में छोटा आकार व घाटे की बात साबित हो सकती है और संभव है कि छोटे समुदाय हाशिए पर खिसकते चले जाएंगे, मतलब वो पिछड़ते चले जाएंगे। ऐसे में अल्पसंख्यक समुदाय को बहुसंख्यक समुदाय के सांस्कृतिक वर्चस्व की आशंका से बचने के लिए सुरक्षात्मक प्रावधानों की जरूरत पड़ती है। जाहिर सी बात है, अगर मान लो बहुसंख्यक अल्पसंख्यकों को सताएंगे तो सुरक्षात्मक प्रावधान उनको जरूरी है कि उनको सुरक्षा कैसे दी जाए, इस चीज को हमें यहाँ पे समझना होगा। ठीक है, आगे लिखा है, यह प्रावधान उन्हें भेदभाव और नुकसान की आशंका से भी बचाते हैं। कुछ खास परिस्थितियों में छोटे समुदाय अपने जीवन, संपत्ति और कुशल क्षेप के बारे में असुरक्षित भी महसूस कर सकते हैं। असुरक्षा की यह भावना तब और बढ़ सकती है जब अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक समुदायों के संबंध तनावपूर्ण होते हैं। ठीक है, आगे लिखा है, संविधान में इन जो है सुरक्षाओं की व्यवस्था इसलिए की गई है कि हमारा संविधान भारत की सांस्कृतिक विविधता की सुरक्षा और समानता व न्याय की स्थापना के प्रति संकल्पबद्ध है। जैसा कि आप अध्याय 5 पढ़ चुके हैं, कानून को कायम रखने और मौलिक अधिकारों को साकार करने में न्यायपालिका एक अहम भूमिका निभाती है। अगर किसी भी नागरिक को ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो वह अदालत में जा सकता है। आइए अब हम इन प्रावधानों में रोशनी डालें जो मुसलमानों के संदर्भ में हाशियाकरण को समझाना है। ठीक है, आगे लिखा है, मुसलमान और हाशियाकरण, मतलब मुसलमान जो है हमारे देश के अल्पसंख्यक हैं, वो पिछड़ापन उनके अंदर कैसे आया। तो लिखा है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी में मुसलमानों की संख्या 14.2% है। उन्हें हाशियाई समुदाय का माना जाता है क्योंकि दूसरे समुदायों के मुकाबले उन्हें सामाजिक आर्थिक विकास के उतने लाभ नहीं मिले हैं। विभिन्न स्रोतों से ली गई विभिन्न निम्नलिखित 3 सारणियों में पता चलता है कि मूलभूत सुविधाओं, साक्षरता और सरकारी नौकरियों के हिसाब से मुस्लिम समुदाय की स्थिति कैसी है, यहाँ दिया भी गया है। जैसे आप देख सकते हैं, धार्मिक समुदाय अगर बात करें तो यहाँ लिखा है, जैसे हिंदुओं को पक्का मकान कितना है, बिजली कितनी मिलती है, नल का पानी कितना मिलता है, मुसलमानों को कितना मिलता है, ये आप ये परसेंटेज आप सबका देख सकते हैं। ठीक है, तो सबको कौन कौन सुविधाएं मिलती हैं। तो सर, धार्मिक साक्षरता कितनी है, हिंदुओं में साक्षरता कितनी है, 63%, मुसलमानों में 57%, ईसाई में 74, सिखों में 67, बौद्धों में 71, जैनों में 86। सबसे कम कहाँ है, तो मुसलमानों में है। क्यों है, ये समझना होगा। सरकारी नौकरियों की बात करें तो भारतीय प्रशासनिक सेवा में 3, भारतीय पुलिस सेवा में 4, भारतीय विदेश सेवा में 1.8, सार्वजनिक जो है क्षेत्रीय इकाइयों में 3.3, राज्य स्तरीय जो है नौकरियों में 10.8, बैंक रिजर्व बैंक में 2.2। तो इसका मतलब है कि उनकी संख्या कम है। ये आंकड़ा हमें कुछ बताते हैं। लिखा है, ये आंकड़े क्या बताते हैं। लिखा है, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि मुसलमान विकास के विभिन्न संकेतकों पर पिछड़े हुए हैं, मतलब वो हर जगह क्या है, पिछड़े हुए हैं। क्यों, तो लिखा है, भारत सरकार ने 2005 में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में बनाई गई इस समिति ने भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक
स्थिति का जायजा लिया। रिपोर्ट में इस समुदाय के हाशियाकरण का विस्तार से अध्ययन किया गया। समिति की रिपोर्ट से पता चलता है कि विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक संकेतकों के हिसाब से मुसलमानों की स्थिति अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जैसी ही जो है समुदाय से मिलती जुलती है। मतलब कि जो स्थिति जनजातियों और जातियों की है वही स्थिति मुसलमानों की भी है, ऐसा सच्चर कमेटी ने बताया। उदाहरण के लिए 7 से 16 साल की उम्र के मुस्लिम बच्चे अन्य सामाजिक धार्मिक समुदायों के बच्चों के मुकाबले औसतन काफी कम साल तक ही स्कूल में शिक्षा ले पाते हैं। क्यों ले पाते हैं, यह हमें समझना होगा। मुसलमानों के आर्थिक और सामाजिक हाशियाकरण के कई पहलू हैं। दूसरे अल्पसंख्यकों की तरह मुसलमानों के भी कई रीति रिवाज और व्यवहार मुख्यधारा के मुकाबले काफी अलग हैं। सब नहीं है, लेकिन कुछ मुसलमानों में बुर्का, लंबी दाढ़ी और फैज टोपी का प्रचलन दिखाई देता है। बहुत सारे लोग सभी मुसलमानों को उनकी जो है निशानियों से पहचानने की कोशिश करते हैं। यह भी बहुत बड़ी समस्या है। इसी कारण अक्सर उन्हें अलग नज़र से देखा जाता है। कुछ लोग मानते हैं कि वे सब बाकी लोगों जैसे नहीं हैं। अक्सर यही सोच उनके साथ गलत व्यवहार करने और भेदभाव करने का बहाना बन जाता है। ये बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश की। ठीक है, क्लास 7 में आपने पढ़ा था कि किस तरह अंसारी परिवार को किराए के मकान ढूंढने में मुश्किल आ रही थी। मुसलमानों की इसी सामाजिक हाशियाकरण के कारण कुछ स्थितियों में वे जिन इलाकों में रहने से पहले से रहते हैं वहां से निकलने लगते हैं, जिससे अक्सर उनका जो है क्या हो जाता है, घेटोलाइजेशन हो जाता है। कभी कभी ऐसी पूर्वाग्रह, घृणा और हिंसा को जन्म दे देती है। ये बड़ी समस्या है हमारे जो देश के मुसलमान हैं उनके साथ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा है इस अध्याय के उपरोक्त भाग में हमने देखा है कि मुसलमानों के आर्थिक और सामाजिक हाशियाकरण के बीच गहरा संबंध है। इसी अध्याय में पीछे आपने आदिवासियों की स्थिति के बारे में देखना, एक मतलब दोनों तुलना की गई है, इसमें यही हमें जान लेना है। निष्कर्ष में क्या कहा गया है, इस अध्याय में हमने अब जो है समझने का प्रयास किया कि हाशियाई समुदाय होने का क्या मतलब होता है। मतलब उसको किसी तरह की सुविधा नहीं मिलती है, वो पिछड़ा हो जाता है। ठीक है, इसे हमने विभिन्न हाशियाई समुदायों के अनुभवों के जरिए इस बात को समझने का प्रयास किया कि इन समुदायों के हाशिए पर रहने के क्या अलग अलग कारण हो सकते हैं। ठीक है, तो कारणों को हमने बता दिया, उसी चीज को यहाँ समझाया गया है। ठीक है, तो इस समुदाय के जो है पिछड़े होने का क्या कारण है, आप समझ सकते हैं कि उनके विकास के लिए बहुत जरूरी है कि जो है वो जो पिछड़ गए हैं, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, चाहे वो कोई जातियां हों, जनजातियां हों, उनका विकास बहुत जरूरी है। उसी चीज को यहाँ बताया गया है। अगला जो चैप्टर है वो है 8 क्लास 8 के एनसीईआरटी में हाशियाकरण से निपटना। जो हाशियाई करण मतलब पिछड़ापन है, उसे निपटा कैसे जाए, उसी के बारे में बताया गया है। यहाँ पे निपटने के तरीके बताए गए, मतलब उपाय बताए गए हैं। तो लिखा है मौलिक अधिकारों का उपयोग। जो लोग हाशिए पर हैं उनके लिए क्या किया जाए, मौलिक अधिकारों का उपयोग, क्योंकि उनको मौलिक अधिकारों के बारे में जानकारी होती नहीं है। तो लिखा है कि जैसा कि आप इस पुस्तक के पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि संविधान में ऐसे कई सिद्धांत सूत्रबद्ध किए गए हैं जो हमारे समाज और राज्य व्यवस्थाओं को लोकतांत्रिक बनाते हैं। इन सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों के जरिए परिभाषित किया गया है। यह हमारे संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह अधिकार सभी भारतीयों को समान रूप से उपलब्ध है। मैंने आपको बताया भी था, उसी चीज को यहाँ बताया गया है। जहां तक हाशियाई तबकों की बात है, मतलब हाशियाई तबका किसे कहते हैं, अल्पसंख्यकों को, आदिवासियों को, उन्होंने इन अधिकारों को 2 तरह से इस्तेमाल किया। पहला, अपने मौलिक अधिकारों का जोर देकर उन्होंने सरकार को अपने साथ हुए अन्याय पर ध्यान देने के लिए मजबूर किया, और दूसरा, उन्होंने इस बात के लिए दबाव डाला कि सरकार इन कानूनों को लागू करे। बिल्कुल, अगर कानून लागू नहीं करेगा तो उनको न्याय मिलेगा कैसे। कई बार हाशियाई तबकों के संघर्ष की वजह से सरकार को मौलिक अधिकारों की भावना के अनुरूप नए कानून बनाने पड़ते हैं। ये भी एक समस्या है। आगे कह रहा है कि संविधान का अनुच्छेद 17 के अनुसार अस्पृश्यता या छुआछूत का उन्मूलन किया गया जा चुका है। आपको पता होगा कि पहले छुआछूत बहुत होता था, तो छुआछूत को समाप्त किया गया आर्टिकल किसके द्वारा, 17 के द्वारा। इसका मतलब यह है कि अब कोई भी व्यक्ति दलितों को पढ़ने, मंदिरों में जाने और सार्वजनिक सुविधाओं का इस्तेमाल करने से नहीं रोक सकता है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि यह भी हुआ कि छुआछूत गलत है और लोकतांत्रिक सरकार इस तरह के आचरण को बर्दाश्त नहीं करेगी। लिहाजा अब अस्पृश्यता एक दंडनीय अपराध है। ये बहुत बड़ा सवाल उनके साथ किया गया, मतलब उनको ये संरक्षण दिया गया। संविधान में ऐसे दूसरे भी अनुच्छेद हैं जो अस्पृश्यता के खिलाफ है, मतलब छुआछूत खिलाफ है। कौन कौन से, तो उदाहरण के लिए संविधान अनुच्छेद 15 भी छुआछूत के खिलाफ है। कहता है कि भारत किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव
नहीं किया जाएगा। ये कौन कहता है? तो आर्टिकल 15 कहता है। ठीक है, ये भी हमें समझना होगा। आगे लिखा है कि इस तरह यदि दलितों को लगता है कि ये कोई व्यक्ति या समुदाय या फिर सरकार उनके साथ सही बर्ताव नहीं कर रही है तो वे मौलिक अधिकारों का सहारा ले सकते हैं। और उन्होंने बार बार भारत सरकार का ध्यान संविधान की ओर आकर्षित कराया भी है और इस बात पर जोर दिया है कि संविधान मतलब सरकार संविधान का पालन करे और उन्हें न्याय दे। याद रखना, अगर आदिवासियों के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ कभी अन्याय होता है तो पहला तरीका है मौलिक अधिकारों का, अपने मौलिक अधिकारों की मांग करना। इसी तरह मुसलमानों तथा अन्य अल्पसंख्यक समुदायों ने भी संविधान में दिए मौलिक अधिकारों का सहारा लिया। उन्होंने धर्म और सांस्कृतिक शैक्षिक अधिकारों की स्वतंत्रता के अधिकार पर जोर दिया। जहां तक सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों का प्रश्न है, मुसलमान जो है और पारसी आदि सांस्कृतिक धार्मिक समूह जो है समूहों को अपनी संस्कृति की सुरक्षा का अधिकार मिल चुका है। इस तरह विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक अधिकारों की व्यवस्था करके संविधान ने ऐसे अधिकार समूहों को सांस्कृतिक न्याय देने का प्रयास किया। तो मौलिक अधिकार ने खुद न्याय दिया है इन लोगों को। ठीक है, इसका उद्देश्य यह है कि इन समूहों की सांस्कृतिक पर ना तो बहुसंख्यक समुदाय की संस्कृति का वर्चस्व होगा और ना ही वो नष्ट होगा। ये हमें समझना होगा। तो ये हमें जो है अधिकार किसने दिया? संविधान ने दिया। हाशियाई तबकों के लिए कानून, जो हाशियाई तबके हैं, जैसे आपका अनुसूचित जाति है, जनजाति है, या फिर जो है जो आपके आदिवासी मुस्लिम मतलब अल्पसंख्यक मुस्लिम हैं, उनके लिए क्या कानून बनाया गया? तो लिखा है, जैसा कि आपने पहले पढ़ा है कि सरकार अपने नागरिकों की रक्षा के लिए कानून बनाती है, लेकिन सरकार केवल इसी तरह कार्यवाही नहीं करती है। हमारे देश में हाशियाई तबकों के लिए खास कानून और नीतियां बनाई गई हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी नीतियां हैं, उनकी कौन कौन सी नीतियों को हमें समझना है। पहला है सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन। सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन दिया गया क्योंकि उनके साथ अन्याय हुआ है, तो उनको हमें सामाजिक न्याय देना है। तो संविधान को लागू करने के लिए राज्य और केंद्र सरकारें जनजातीय आबादी वाले या भारी दलित आबादी वाले इलाकों में विशेष प्रकार की योजनाएं लागू करती हैं। उदाहरण के लिए कई स्थानों पर दलितों और आदिवासियों को सरकार की ओर से मुफ्त और रियायती दरों पर छात्रावास की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। ये भी एक जो है क्या होता है? सामाजिक न्याय हो रहा है, ताकि वो शिक्षा संबंधी सुविधाएं हासिल कर सकें और जो मुमकिन है तो उनके अपने इलाकों में उपलब्ध नहीं होते हैं। कुछ जरूरी सुविधाएं मुहैया कराने के अलावा सरकार कानूनों का भी इस्तेमाल करती है ताकि व्यवस्था में निहित असमानता को खत्म करने के लिए यह काम किया जा सके। आरक्षण, एक बहुत महत्वपूर्ण कारण क्या है? आरक्षण। आरक्षण की व्यवस्था इसी तरह का एक महत्वपूर्ण कानून नीति है। यह महत्वपूर्ण होने के साथ बेहद विवादास्पद भी है। शिक्षा संस्थानों, सरकारी नौकरियों में दलितों और आदिवासियों के लिए सीटों के आरक्षण का कानून एक महत्वपूर्ण तर्क पर आधारित है। याद रखना, हमें इसके माध्यम से उनके पिछड़ेपन को दूर करने का काम मिल गया। आगे लिखा है, यदि सीटों के आरक्षण का कानून एक महत्वपूर्ण तर्क पर आधारित है, इसके पीछे समझ यह है कि हमारे जैसे समाज में जहां कुछ तबकों को सदियों तक पढ़ने लिखने और नई जो है निपुणताएं हासिल करने के अवसरों से वंचित रखा गया, वहां लोकतांत्रिक सरकार को इन तबकों की सहायता के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। ठीक है, तो ये बताया गया आरक्षण के माध्यम से। ठीक है, कि आरक्षण दे करके हमने उनके लिए क्या काम किया है? सुविधाओं का विकास किया है। ठीक है, आगे लिखा है, आरक्षण की नीति किस तरह काम करती है? तो देश भर के सभी राज्य सरकारों के पास अनुसूचित जातियों, दलितों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़ा और अति पिछड़ा जातियों की अपनी अपनी सूचियां होती हैं। ये राज्यों के पास होती हैं। इसी तरह की एक सूची केंद्र सरकार के पास भी होती है। जो विद्यार्थी शैक्षिक संस्थानों में दाखिले के लिए या तो उम्मीदवार सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करते हैं, उन्हें जाति और जनजातीय प्रमाण पत्र में अपनी जाति या जनजाति का सबूत देना पड़ता है। अगर कोई खास दलित जाति या जनजाति सरकारी सूची में है तो उस जाति या जनजाति का उम्मीदवार आरक्षण लाभ पा सकता है, उठा सकता है। ये भी व्यवस्था होती है आरक्षण कैसे मिलता है। कॉलेजों, खास तौर से मेडिकल कॉलेजों जैसे पेशेवर संस्थानों में दाखिले के लिए सरकार ने कट ऑफ या न्यूनतम अंक सीमा तय कर रखी हुई है। इसका मतलब यह है कि इन संस्थाओं में सभी दलितों और आदिवासी उम्मीदवार दाखिला नहीं पा सकते हैं। क्यों? वो कट ऑफ को पूरा करना जरूरी है। इनमें उन्हीं दलित और आदिवासी विद्यार्थियों को दाखिला मिलता है जिन्होंने परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन किया है। तो याद रखना, कुछ ऐसी परीक्षाएं हैं जहाँ पे कट ऑफ होता है, वहाँ पे आरक्षण नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर योग्यता बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है,
आगे लिखा है न्यूनतम अंक सीमा से ज्यादा अंक प्राप्त करना होता है। सरकार इन विद्यार्थियों को विशेष छात्रवृत्ति भी देती है। 9वीं कक्षा की रणनीति विज्ञान की पुस्तक में आप अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षण की व्यवस्था के बारे में और हम आगे पढ़ेंगे। क्लास जब 9th के एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा तो वहां बताऊंगा ही मैं। आगे लिखा है दलितों और आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा। ठीक है, तो जो दलित है और जो आदिवासी है उनके अधिकारों की रक्षा कैसे होती है, तो लिखा है हाशियाई समुदायों को भेदभाव और शोषण से बचाने के लिए नीतियों के अलावा हमारे देश के कई कानून भी बनाए गए हैं। उन कानूनों को हम यहाँ देखेंगे कौन कौन से कानून हैं जो ऐसा काम कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे एक कहानी दी गई है, मैं पढ़ देता हूँ। लिखा है जो है जकमालपुर गांव के लोग एक बड़े त्योहार की तैयारी में जुटे थे। यहाँ हर 5 साल में एक बार स्थानीय देवता की पूजा की जाती है। 5 दिन चलने वाले इस उत्सव में आसपास के 20 गांव के पुजारी इकट्ठा होते हैं। इस कार्यक्रम की शुरुआत में दलित समुदाय का एक व्यक्ति सारे पुजारियों के पैर धोता है और धोवन के इस पानी से नहाता है। जगमालपुर में यह काम रत्नम के परिवार के लोग करते हैं। रत्नम ने से पहले उसके पिता और दादा यह काम कर चुके हैं, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी वो काम करते आ रहे हैं। उन्हें कभी मंदिर में दाखिल नहीं होने दिया गया, लेकिन इस रस्म को उनके लिए एक भारी सम्मान के रूप में देखा जाता था। इस बार रत्नम की बारी थी। रत्नम 20 साल का था और पास के ही एक कॉलेज में इंजीनियर की पढ़ाई कर रहा था। क्योंकि वो पढ़ लिख लिया तो इसका विरोध किया होगा। उसने इस रस्म निभाने से इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि वो पढ़ा लिखा था। उसने इस अंधविश्वास को नहीं माना। उसने कहा कि वह इस संस्कार में विश्वास नहीं करता और उसके पुरखों को दलित होने का कारण ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया था। रत्नम के इनकार से न केवल गांव की ताकतवर जातियां बल्कि उसके अपने समुदाय के कई परिवार भी खफा थे। अपने लोग भी उसे दुश्मनी कर लिए। ऊंची जातियों के लोगों को यह देखकर हैरानी थी कि कच्ची उम्र का एक नौजवान उसका हुक्म मानने से इनकार कर रहा है। ये हम समस्याएं बहुत बड़ी हैं, ऐसा देखा भी जाता है क्योंकि पढ़ लिख लिया। उनको लगता था कि रत्नम की पढ़ाई लिखाई ने उसे बिगाड़ दिया है और अब वह खुद को इसके बराबर मानने लगा है। रत्नम की जाति के लोग भी ऊंची जाति के वालों के गुस्से की आशंका से डरे हुए थे। उनमें से बहुत सारे सवर्णों के खेत खलिहानों में जो है दिहाड़ी मजदूर थे। अगर प्रभुत्वशाली जातियां उन्हें काम देना बंद कर देंगी तो वे क्या खाएंगे, ये भी डर था उनको। जिंदगी कैसे चलेगी? तो ऊंची जातियों ने यह भी ऐलान कर दिया था कि अगर दलित नहीं झुकेंगे तो उन्होंने स्थानीय देवता का अभिशाप लगेगा। रत्नम की दलील यह थी कि चूंकि आज तक एक ही भी दलित मंदिर के भीतर नहीं गया है, इसलिए देवता के उन पर गुस्सा होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। उसने तर्क दे दिया कि जब हम मंदिर गए ही नहीं है तो देवता हमसे नाराज कैसे होंगे। ठीक है, ताकतवर जातियों ने रत्नम को सबक सिखाने के ठाने उन्होंने इसके समुदाय को हुक्म दिया कि वह रत्नम और उनके परिवार का बहिष्कार करें। सभी को यह आदेश दिया गया कि वो कोई भी उनके परिवार से किसी तरह का संपर्क नहीं रखे। एक रात को अचानक कुछ लोगों ने आकर रत्नम की झोपड़ी में आग लगा दी। रत्नम किसी तरह अपनी माँ के साथ जिंदगी भाग निकला। उसने अनुसूचित जाति और जनजातीय जो है निवारण अत्याचार अधिनियम 1989 के तहत स्थानीय थाने में मामला दर्ज करा दिया। इसका मतलब है कि कानून बनाया गया अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए, अगर उनके साथ अत्याचार हो रहा है तो उनके निवारण के लिए यही अधिनियम काम करता है। तो वो क्योंकि पढ़ा लिखा था तो वो अधिनियम को जानता था, नियम को, तो जाकर के स्थानीय थाने में मामला दर्ज करा दिया। बाकी दलित परिवार तब भी उनके समर्थन में आगे नहीं आए क्योंकि वो डरते थे। उन्हें लगता था कि अगर वे अपना मुंह खोलेंगे तो उनकी हालत भी रत्नम जैसी हो जाएगी। स्थानीय मीडिया ने इस घटना पर काफी ध्यान दिया। बहुत सारे पत्रकारों ने गांव का दौरा किया। रत्नम को उन्होंने दलित प्रतिरोध की प्रतीक के रूप में पेश किया। अतः विवादास्पद रस्म को खत्म कर दी गई, लेकिन उनके परिवार को गांव छोड़कर जाना पड़ा क्योंकि गांव की ऊंची जातियों ने उनका बहिष्कार कर दिया था। तो बहिष्कार करने की वजह से उनको जाना पड़ा। यह अधिनियम बनाया गया था और 1989 में नाम क्या है याद रखना, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। रत्नम ने अपने गांव में ऊंची जातियों द्वारा किए जा रहे भेदभाव और हिंसा का विरोध करने के लिए अनुसूचित जाति और जनजाति निवारण अत्याचार अधिनियम के तहत शिकायत दर्ज करे और कानून का सहारा लिया। ठीक है, तो उसको कानून के तहत जो है उसको क्या मिल गया, न्याय मिला, उसी को यहाँ पे बताया गया है। ये बात याद रखना। ठीक है, बाकी इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो बताया जा सके। आगे लिखा है इसी तरह 1970 से 80 के दशक में आदिवासियों ने भी खुद को बड़े पैमाने पर संगठित किया। उन्होंने न केवल बराबरी के लिए आवाज उठाई बल्कि अपनी जमीन और सरकार संसाधनों को हासिल करने के लिए भी
आंदोलन किए, मतलब जनजातियों ने भी बहुत सारे आंदोलन किया। जब उनके अधिकार छीने गए, उनके संसाधन छीने गए, उनकी जमीन छीनी गई, इन आदिवासियों को भी ताकतवर सामाजिक गुटों का गुस्सा झेलना पड़ा और उनके साथ भी जमकर हिंसा हुई। तो याद रखना, जो ताकतवर जातियां रही हैं वो हमेशा शोषण किया है उन लोगों ने। यही वजह है कि इस कानून में अपराधों की एक बहुत लंबी सूची दी गई है। इनमें से कई अपराध तो इतने भयानक है कि उनके बारे में सोचकर भी दिल दहल जाता है। इस कानून में न केवल भयानक अपराधों का उल्लेख किया गया है, बल्कि यह कानून इस बात की ओर इशारा करता है कि साधारण इंसान भी निकले अजघन्य कृत्य कर सकता है। इसी प्रकार इस तरह के कानून हमारे सोचने और काम करने के तरीके को प्रभावित करते हैं, जो दोषियों को सजा भी देते हैं। ये भी एक बड़ी समस्या है। आगे लिखा है, इस कानून में कई तरह के जो है अपराधों के बीच फर्क किया गया है। पहला, इसमें शारीरिक रूप से खौफनाक और नैतिक रूप से निंदनीय अपमान के स्वरूप की सूची बनाई गई है। मतलब कि कौन कौन से अपराध उनके साथ होते हैं, उनकी भी एक लिस्ट बनाई गई है कि ऐसे अपराध के लिए ऐसी सजा हो सकती है। इसका मकसद ऐसे लोगों को सजा दिलाना है जो अनुसूचित जाति और जनजाति के किसी व्यक्ति को कोई अखाद्य अथवा गंदा पदार्थ पीने या खाने के लिए विवश करते हैं। याद रखना, अगर कोई अनुसूचित जाति और जनजाति को गंदा पानी पीने के लिए, अच्छा मतलब खराब खाना करने के लिए अगर बाध्य किया जाएगा तो ये भी उसी कानून में आता है। दूसरा, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति को नंगा करने या उसे नंगा घुमाने या उसके चेहरे पर या देह पर रंग रंगाने या कोई ऐसा कृत्य करने जो मानवीय प्रतिष्ठा के अनुरूप नहीं है, ये भी करने पर उसे जेल होगी। दूसरा, इनमें से ऐसे कृत्यों की सूची दी गई है जिनके जरिए दलितों और आदिवासियों को उनके असाधारण संसाधनों से वंचित किया जाता है या उनमें गुलामी की तरह काम करवाया जाता है। फलस्वरूप इस कानून में अपराध किया जाता है तो इसके लिए भी कोई व्यक्ति कर सकता है, इसके लिए भी वो सजा का प्रावधान है। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति के नाम पर आवंटित की गई जो है या उसके स्वामित्व वाली जमीन पर कब्जा करता है या खेती करता है या वह उसे अपने नाम हस्तांतरित करवाता है, उसे भी सजा दी जाएगी। मतलब इस तरह के अपराधों का क्या किया गया है, एक ब्यौरा बनाया गया इस कानून के तहत कि कौन कौन से अपराध के तहत जनजातियों के साथ न्याय दिया जाए। हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक और स्तर पर यह कानून इस बात को मान्यता देता है कि दलित और आदिवासी महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध एक खास तरह के अपराध हैं। मतलब उनके महिलाओं के साथ अपराध भी नहीं होना चाहिए, इसलिए ऐसे लोगों को दंडित करने की व्यवस्था की गई है। ठीक है, अनुसूचित जाति और जनजाति की किसी महिला को अपमानित करने के लिए उस पर हमला करते हैं या उसके साथ जो जबरदस्ती करते हैं, ये भी उसी कानून के दायरे में आता है। ठीक है, हाथ से मैला उठाने का कलंक। याद रखना, अगर कोई हाथ से मैला उठाता है तो ये भी एक अपराध माना गया है और इसको अब जो है समाप्त करने का प्रावधान किया गया है। ये भी याद रखना, ये कहानी याद दी गई है, उसको पढ़ लीजिएगा आप लोग। आगे लिखा है, आदिवासियों की मांगे और 1989 का अधिनियम। जब आदिवासियों ने आंदोलन किया, अपनी मांगे रखी, तब जाकर के यह कानून बना। तो लिखा है 1989 का अधिनियम एक और वजह से महत्वपूर्ण है। आदिवासी कार्यकर्ता अपनी परंपरागत जमीन पर अपने कब्जे की बहाली के लिए इस कानून का सहारा लेते हैं। जैसा कि आपने पिछले अध्याय में पढ़ा है कि अपनी जमीन छोड़ने और जबरन विस्थापन से आदिवासियों को भारी परेशानी होती है। ठीक है, कार्यकर्ताओं का कहना है कि जिन लोगों ने आदिवासियों की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया है, उन्हें इस कानून के तहत सजा दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा है कि कानून भी जातीय जो है समुदाय को केवल लाभ देता है जिसका संविधान में आश्वासन दिया गया है। ठीक है, उनका कहना है कि संवैधानिक रूप से आदिवासियों की जमीन को किसी गैर आदिवासी को नहीं बेचा जा सकता है। ये भी एक प्रावधान है। ऐसा हुआ है जहां संविधान की गरिमा बनाए रखने की है, उन्हें उनकी जमीन वापस मिलनी चाहिए। ठीक है, आगे है, आदिवासी कार्यकर्ता सी के जानू का आरोप है कि आदिवासियों के संवैधानिक कानूनों का उल्लंघन करने वालों में विभिन्न प्रदेशों की सरकारें भी पीछे नहीं रही, मतलब सरकारें भी उल्लंघन की हैं। यही सरकारें हैं जो लकड़ी व्यापारी, पेपर मिल आदि के नाम पर गैर आदिवासी घुसपैठियों को जनजातीय जमीनों पर दोहन करने, आदिवासियों को उनके परंपरागत जंगलों में जो है उजाड़ने की छूट देती है। तो सरकार भी शामिल है जो जनजातियों के साथ अत्याचार करती है। आगे लिखा है जो है, इसके अलावा जंगलों को आरक्षित और अभयारण्य घोषित करके भी लोगों को वहां से बेदखल किया जा रहा है। सुश्री जानू का यह भी कहना है कि जो आदिवासी पहले ही बेदखल हो चुके हैं,
अगर वो अब वापस नहीं लौट सके, क्योंकि उन्हें भी मुआवजा दिया जाना चाहिए। इसका मतलब यह है कि सरकार ऐसी योजनाएं बनाए जिनके सहारे वे स्थानों पर रह सके और काम कर सके। जब सरकार आदिवासियों से छीनी गई जमीन पर औद्योगिक और अन्य परियोजनाओं के निर्माण के लिए बेहिसाब पैसा खर्च कर सकती है, तो इन विस्थापितों को पुनर्वास के लिए मामूली या खर्च क्यों नहीं दे सकती है, क्यों हिचकिचाती है? ये बड़ा सवाल पूछा गया है। किससे? तो ये पूछा गया है एक वक्त जो है जाने माने जो है कार्यकर्ता है, उन्होंने पूछा है। आगे लिखा है कि निष्कर्ष में है कि किसी अधिकार या कानून या नीति को कागज पर लिख देने का मतलब यह नहीं है कि वह अधिकार और कानून या नीति वास्तव में लागू हो चुका है। इन प्रावधानों को अमली जामा पहनाने के लिए, मतलब उसको लागू करने के लिए लोगों को लगातार कोशिशें करनी पड़ती है, मतलब उनको लगातार आंदोलन करना पड़ेगा। ठीक है। बराबरी, इज्जत और सम्मान की चाह कोई नई बात नहीं है। यह बात हमारे पूरे इतिहास में विभिन्न रूपों में दिखाई देती है। इसी प्रकार लोकतांत्रिक समाज में भी संघर्ष, लेखन, सौदेबाजी और संगठितता की प्रक्रियाएं जारी रहती हैं। ये भी एक समस्या है। ठीक है। तो इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट बातें जितनी थी मैंने बता दिया। तो क्लास 8 के एनसीईआरटी में जितनी महत्वपूर्ण चीजें थी मैंने आपको पढ़ा दिया है। कहीं कोई डाउट होता है तो आप पूछिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।